फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का चैप्टर का नाम ही है आप देख पा रहे हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। यहाँ से आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। पूरा वीडियो देख लीजिए क्योंकि आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पूरा ही कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और जितना दिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, कर लीजिए। और जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो PYQs लगाओ और साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है स्पेशल ज्योग्राफी की, तो अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। उसके अलावा कुछ करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें मैं आपको जो ज्योग्राफी करवा रहा हूँ इसमें ऑलरेडी है ना 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की NCERT का कंपाइलेशन ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। चैप्टर का नाम ही है, आप देख पा रहे हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक से, भारत की भूगर्भिक संरचना से, तो आखिर ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मन में तो क्वेश्चन आएगा। तो भाई इसका सीधा सा जवाब है, हम लोग इस टॉपिक को जो पढ़ते हैं इससे हमें भारत की भौतिक विभाजन, भारत के खनिज संसाधन, जो भारत में खनिज है, भारत में अलग अलग जो मिट्टी है, अलग अलग राज्य में आप देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उनके प्रकार को हम लोग समझने वाले हैं। यहीं से आपको ये समझ मिलेगा। इससे हमें देश की विकास और भूगोल की बेहतर समझ मिलती है। और जरूरी होता है एक भारतीय के नाते, एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपका समझ भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। कौन से राज्य में कौन से चट्टान और उस राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस राज्य में कौन से मिट्टियाँ जो है, हालांकि मिट्टी का एक चैप्टर अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें का समझ बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत की भूगर्भिक संरचना में देखा जाए तो प्राचीन और नवीनतम दोनों तरह की चट्टान पाई जाती है। जैसे प्रादीपीय भारत की मैं बात कर लूँ, प्रादीपीय भारत में जैसे ही बोलता हूँ तो आप सबको पता है कि दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रादीपीय भारत की जो इधर की जो आपको चट्टानें दिखेगी, ये बहुत पुरानी, मतलब कि आर्कियन युग की चट्टानें हैं। वही अगर आप उत्तर भारत की मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का कमी है, उत्तर भारत की मैं बात कर लूँ, है ना, उत्तर भारत की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मैदानी वाला क्षेत्र है ना, नई क्वाटरनरी युग के चट्टान आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो 1 to 1 चर्चा करेंगे और डेफिनेटली जो यहाँ पे करवाया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, सर्वोत्तम है, पूरा कर लीजिए, है ना। मैं एक बात हमेशा रिपीट करता हूँ और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई एक चीज़ को क्या करूँ, 10 बार पढ़ो, ये आपको हमेशा दूसरे से बेहतर बनाएगा। और ये गलती मत करिएगा कि एक चीज़ के लिए 10 सोर्स को अपने पास रखिए, ये बिल्कुल मत करिएगा। एक चीज़ को आप क्या करो, 10 बार पढ़ो। हाँ, सोर्स थोड़ा सा एक बार डिसाइड कर लीजिए कि जो आपके एग्जाम का लेवल है उसे पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है पूरे तरीके से आपके एग्जाम को कवर कर रहा है। एग्जाम इसके बाहर क्वेश्चन चाहता ही नहीं है, बशर्ते आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ लगा लेना है। कहाँ से, तो PYQs लगा लेना है। और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है ज्योग्राफी का, आपको पता होना चाहिए, वहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर लगा लीजिएगा, है ना, ताकि जो कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाने में, वो कन्फ्यूजन आप लोग का ना रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। अब यहाँ पे मैं कुछ देर पहले आपको जो चीज़ बताया हूँ वो चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। क्या लिखा हूँ जरा सा देख लीजिएगा ताकि माइंड में चीज़ें रहे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ देख सकते हैं कि किसी भी देश की भूगर्भिक, है ना, भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश की विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टान, जो अलग अलग राज्य में आपको चट्टान देखने को मिलेगा, तो कह रहा है कि मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति, उसके स्वरूप कैसा है उस चट्टान का, उन सब चीज़ों की जो है जानकारी मिलती है, ठीक है ना। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में, तो ये NCERT का लाइन है, 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से भारत को कितने भागों में, तो आप 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन सा, अभी हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे, तो जरा सा देख लीजिएगा। ये 3 भाग कौन होगा, पहले हम लोग डायग्राम ही बना लेते हैं। काहे के लिए बोलिएगा कि सर आपने हमें मैप नहीं बताया। देखो भाई, एक तो प्रादीपीय भारत जो कि मैंने आपको अभी बोला हूँ, ठीक है। दूसरा आपको उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा जो होगा क्या, भारत के मैदानी इलाका। तो अब कहेगा सर मैप पे ये इलाका कौन सा है, तो बता देता हूँ, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ठीक है।
तो पहला भाग तो आप लोगों का ये हो गया। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा ही चौड़ा हो गया है ना, इसे छोटा करता हूँ, इधर करता हूँ, अच्छा है ना। एक तो प्रादीपीय भारत, ठीक है, हम लोग भारत की भूगार्भिक संरचना को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो आप लोग का प्रादीपीय भारत हो गया। दूसरा जो अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के जो आप पर्वतीय जो क्षेत्र देखेंगे ना, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जो कि आगे भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है ना, ये हो गया आप लोगों का। और तीसरा कौन सा है भाई, तो आपको देखेगा मैदानी भारत का जो है, मैदानी जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में अलग अलग जो है चट्टाने आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1 to 1 करेंगे। तो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, यही है 3 भाग। तो लिख दूं क्या, नाम भी लिख दूं क्या, चलो नाम भी लिख देता हूं। तो ये जो है आप सबको पता है, आप कहेगा सर ये दक्षिण भारत की है ना, दक्षिण भारत की प्रादीपीय पठार होगा, प्रादीपीय पठार। ये कौन सा होगा सर, तो आप कहिएगा यह जो है उत्तर भारत का मैदानी इलाका। तो उत्तर भारत का मैदान, विशाल मैदान भी बोल सकते हो। और ये वाला जो क्षेत्र आपने देखा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो ये उत्तर भारत के क्या नाम इसका है, पर्वतमाला बोल सकते हो ना, पर्वतमाला ये क्षेत्र है। अब ये चीज़ें आपने डायग्राम से समझ लिया तो आसान लगेगा। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, भारत की भूगर्भिक संरचना को 3 भागों में बांट के जो पढ़ते हैं, आपने देख लिया लोकेशन, दक्षिण भारत का प्रादीपीय पठार, दूसरा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र आपने देखा, और तीसरा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो प्रादीपीय पठार है ये क्यों महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा, कुछ ऐसे शब्द आपको दिखेगा है ना, क्योंकि जब तक आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आप नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको हो सकता है कि दिक्कत आए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं समझा दूंगा। और अगला चैप्टर जो रहने वाला है वही है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दक्षिण भारत का प्रादीपीय पठार ना, एक शब्द आप देख पा रहे हो, ये अभी बीपीएससी के एग्जाम में और ऑलरेडी बीएसएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न, और बीपीएसएससी के दरोगा के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसी लैंड से, और ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो गोंडवाना लैंड क्या है सर, तो देखो भाई, गोंडवाना लैंड एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर बड़े बड़े महाद्वीप हुआ करते थे, तब गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध, आप दक्षिणी गोलार्ध के आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक विशाल भूभाग था, है ना। इसमें आज के मैं बात कर लूँ दक्षिणी गोलार्ध में, तो आज के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका जो महाद्वीप है, भारत का जो देखा जाए तो भारत का ये प्रादीपीय भारत भी इसमें आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक जैसे क्षेत्र इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में इसका महत्व बहुत है, क्योंकि भारतीय प्रादीपीय, ये जो भारत का जो प्रादीपीय वाला क्षेत्र है, मैंने आपको बोला जिसे हम लोग दक्षिण भारत भी कहते हैं, दक्षिण भारत, ये कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है, तो इसी का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बस इतना समझिए, आगे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन भी बहुत ही महत्व, अब एक लाइन और पूछता है ना, ये जो प्रादीपीय भारत का जो क्षेत्र है ना, अभी जो आपने देखा, एक्चुअली ये इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन, आप कहिएगा सर ये प्री कैम्ब्रियन क्या है भाई, तो प्री कैम्ब्रियन काल जो समय था, ये बहुत पुराना समय जिसे बोलते हो ना, प्रारंभिक काल जो बोलते हो। अगर मैं समय बताऊं तो ये आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ करता था। उस समय से देखा जाए तो भारत का जो ये वाला क्षेत्र है ना, कभी भी जो है समुद्र में नहीं डूबा। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इस लाइन से क्वेश्चन, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कुछ लोगों का, है ना, जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, तो आपको एक लाइन और दिखेगा कि आर्कियन युग क्या है सर, है ना। अब एक बार इस लाइन को पूरा पढ़ो, उसके बाद मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, है ना। मेरा मोटिव है कि समझो, रटो नहीं। मैंने क्या बोला कि दक्षिण भारत कौन, तो आपने देखा जो प्रादीपीय भारत जिसे कहते हैं, मैप पे भी आपने देख लिया। तो यह जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग है। यह जो है प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से यह क्षेत्र जो है, यह जो हिस्सा है, कभी जो है पानी में ही नहीं डूबा। मतलब कि जब शुरू हुआ जिंदगी, ऐसे बोल सकते हो,
तब से लोगों का जिंदगी जब से शुरू हुआ तब से ये पानी में कभी डूबा ही नहीं, है ना। अब यह जो है आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस और सिस्ट, ये दो लाइन ध्यान रखिएगा, नीस और सिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। अब ये जो आप देख पा रहे हो आर्कियन युग, चूंकि आर्कियन युग ना प्री कैम्ब्रियन काल का ही ये समय है आर्कियन युग। सीधे तौर पे अगर मैं बोलूं तो जैसे मैं आपको ज्योग्राफी अभी पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है, मान लो कि ज्योग्राफी का किताब है, ज्योग्राफी का किताब में मान लो कि पहला जो चैप्टर आप लोगों का है, मैंने आपको जो पढ़ाया हूं, भारत का समान परिचय, है ना, भारत का समान परिचय, है ना, परिचय। तो आप देखे होंगे ये तो मेन चैप्टर था, और इसी के अंदर में जो है ना सब टॉपिक है, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार है क्या है, ये किसके अंदर आता है, ये भारत के समान परिचय के अंतर्गत आता है ना, इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ये जो आर्कियन युग आप देख पा रहे हो, एक्चुअली ये प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर ही ये आता था। तो गलती मत करिएगा, क्योंकि ये भी आर्कियन युग जो देख पा रहे हो, ये भी कह सकते हो बहुत पुराना युग है ना। तो आज के बाद गलती मत करिएगा। आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से निर्मित, जो अब जो है नीस और शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, कौन, तो जो प्रादीपीय भारत की जो चट्टानें हैं वो। समझ में आ गया, गलती मत करिएगा। अब देखो इस लाइन को समझिएगा, प्रादीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न जो है क्रम मिलते हैं, अलग अलग क्रम मिलते हैं। अच्छा, एक लाइन हो सकता है कि आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ होगा कि सर नीस और शिस्ट क्या होता है, मैंने अभी बोला हूँ। तो चूंकि नीस और शिस्ट ना यह पुरानी चट्टानों के रूप बदलने से बनती है। नीस की मैं बात कर लूँ भाई, तो नीस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीस ना एक दानेदार चट्टान है जिसमें खनिज जो है अलग अलग परतों से सजे होते हैं, खनिज अलग अलग परतों से सजे होते हैं। और यह जो है अक्सर, मैं बात कर रहा हूँ नीस का, तो यह जो है अक्सर ग्रेनाइट, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेनाइट जैसे चट्टान के बदलने से बनती है ना। वहीं अगर मैं शिस्ट की बात करूँ, देखो शिस्ट कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शिस्ट थोड़ी कम कठोर होती है नीस के कंपेयर में, नीस ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो शिस्ट थोड़ी सी कम कठोर होती है और इसमें पतली पतली परतें होती है और आसानी से इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये पुराने जो चट्टानें थी, ये कुछ समय बाद जो है ना वो बदल गया किसमें, नीस और शिस्ट में, है ना। एक्चुअली ये पुरानी चट्टान के बदलने से ही, सबसे पुराना जो चट्टान था उसके बदलने से ही ये बना है। आशा करते हैं आपने समझ लिया ये चीज़ें। आइए अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भारत का जो अलग अलग क्षेत्र है जिसमें अलग अलग क्रम की चट्टान पाया जाएगा, है ना। तो आप तो चट्टान समझ लिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ना मेरे भाई, भारत के किस किस राज्य में पाया जाता है और इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं, है ना, और ये कितने पुराने चट्टान है। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है और इसी को आप लोग रटते रहते हो। नहीं रटना है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बोल के, उसके बाद यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखो भाई, आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में, मैंने आपको बोला कि ये प्रादीपीय भारत के क्षेत्र में पाया जाता है। आप कहिएगा सर ये तो पूरा प्रादीपीय भारत के क्षेत्र में तो नहीं पाया जाएगा। हाँ हाँ बता रहा हूँ, खासकर ये देखा जाए तो प्रादीपीय भारत का, यहाँ पे मैं एक मैप बना लेता हूँ, प्रादीपीय भारत का किस क्षेत्र में जरा सा देख लो और समझ लो। आर्कियन क्रम की चट्टान को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिख दो क्या, चलो लिख भी देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आर्कियन क्रम की चट्टान, है ना। ये टॉपिक थोड़ा सा स्लो से लेके चलूंगा, बाकी तो भाई बस की पॉइंट बताते जाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो आर्कियन, है ना, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। अब देखो भाई, दक्षिण भारत में या प्रादीपीय भारत के क्षेत्र में पाया जाएगा, तो किस राज्य में इनका जो है विस्तार है, तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि सर इसका जो विस्तार होगा यहाँ पे खासकर कर्नाटक, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद और कहाँ भाई, तो आप कहिएगा सर कर्नाटक के बाद आप ना तमिलनाडु भी टिक कर दो, है ना, इस क्षेत्र में भी होगा इसका कुछ हिस्सा, है ना। उसके बाद कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर दो, थोड़ा सा उड़ीसा को भी लेके चले जाओ, है ना, उड़ीसा लेके चले जाओ, कुछ झारखंड वाला क्षेत्र में भी लेके चले जाओ। तो कहीं ना कहीं आप कहिएगा सर अच्छा ये क्षेत्र में पाया जाता है, हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन से खनिज पाया जाता है ये पूछता है बहुत, कौन कौन सा खनिज, तो इसमें किसका भंडार होगा,
तो आप कहिएगा सर लोहा का भंडार होता है ना, लोहा 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 का भंडार होगा। सोना का भंडार होगा, यहीं पे सोना भी इसमें पाया जाएगा। अभ्रक के लिए महत्वपूर्ण होता है भाई, अभ्रक के लिए, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, हालांकि ये चीज़ें जो अभी मैं बताया हूँ आगे लिख भी दिया। अच्छा, एक हिस्सा में थोड़ा सा ऊपर का मैं यूपी को भी थोड़ा सा शामिल कर लेना, यूपी का कुछ हिस्सा में बुंदेलखंड की नीस आपको दिखेगा, और ये भी अभी जो है बिहार के एग्जाम हुआ था, इसमें प्रश्न पूछ लिया गया था। अब देखो यहाँ पे फुल लाइन लिख दिया हूँ, क्या लिखा हूँ कि ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें हैं, जो कि अभी आपने देख लिया सबसे पुराना चट्टान होगा, जो नीस व शिस्ट के रूप में क्या होगा, धीरे धीरे रूपांतरित हो गया, बदल गया। अब यहाँ पे ये जो है ना आर्कियन क्रम की चट्टानें, बुंदेलखंड की नीस व बेल्लारी। अच्छा, बुंदेलखंड की नीस कहाँ पे होगा, यूपी में होगा। बेल्लारी नीस कहाँ पे होगा, तो ये भाई ध्यान रखना मध्य प्रदेश। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश में नहीं होगा, ये कर्नाटक में होगा। ये जो बुंदेलखंड का नीस है ना, यूपी प्लस एमपी, मध्य प्रदेश दोनों में है ना। और बेल्लारी नीस खासतौर पे कर्नाटक राज्य में होगा, है ना, कर्नाटक राज्य में इनकी उपस्थिति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बुंदेलखंड नीस व बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान का हिस्सा है ना। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टान का उदाहरण है। अगर पूछा जाए कि बंगाल नीस बता दो, है ना, और नीलगिरी का नीस ये किसका हिस्सा है भाई, तो आर्कियन क्रम की चट्टान का हिस्सा है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म जो है नहीं पाया। अब सोचो ना, ये इतने पुरानी चट्टानें हैं बंगाल नीस और नीलगिरी नीस, जहां पे जीवाश्म पाया ही नहीं जाता है। प्रश्न पूछ लेता है मेरे भाई, ध्यान रखना, है ना। तो बंगाल नीस और नीलगिरी नीस जैसे चट्टान इतनी पुरानी है कि जब जीवन पहली बार पृथ्वी पर विकसित हो रहा था तब तक ये बन चुकी थी चट्टानें, इतनी पुरानी है भाई। जीवन भी नहीं हुआ था उससे पहले का भी पुरानी चट्टान है। अब जहाँ पे जब जीवन होगा तभी ना जीवाश्म होगा, यहाँ पे जीव का तो जीवाश्म जो है पेड़ पौधों के सड़ने गलने से भी बनता है, लेकिन मुख्य तौर पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो खासतौर पे जो जीव होते हैं, है ना, या ऐसे बोल सकते हो कि जीवाश्म असल में पृथ्वी पर कभी जीवित रहने वाले जीवों के बचे हुए अवशेष है, जैसे हड्डी, दांत, फिर चट्टान में बनी उनकी छापे से कह सकते हो। तो भाई ये इतनी पुरानी है बंगाल और नीलगिरी नीस कि जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस तरीके से भी कहानी ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो, ये जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, मुख्य रूप से मैंने आपको बोला तमिलनाडु तो इसमें है ही, कर्नाटक भी टिक कर लेना ना, कर्नाटक भी है शामिल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। झारखंड में खासतौर पे छोटा नागपुर का पठार जो है ना, ये इसी क्रम की चट्टान है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। महान हिमालय, महान हिमालय समझ रहे हो ना, महान हिमालय के गर्भ में भी, महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ के हड्डी के समान भी ये चट्टान जो है मौजूद है। महान हिमालय क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आर्कियन क्रम की चट्टान आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये मैप पे किस किस राज्य में है इसका फैलाव आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको दिखेगा इसका फैलाव। कौन कौन से लौह अयस्क इसमें पाया जाता है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो है ये धारवार क्रम की चट्टानें। अब ये जो धारवार क्रम की चट्टानें हैं, जाहिर सी बात है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होगा उसके बाद ही बनेगा, है ना, उसी में अपर्दन होगा, उसके अपर्दन के बाद इस चट्टान का निर्माण होगा धारवार क्रम की चट्टाने का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्कियन के बाद धारवार क्रम की चट्टान होता है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, करेक्ट, इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है, इसमें जीवाश्म का यहाँ भी क्या होगा, अभाव होगा। चूंकि आप देख सकते हो यह भी कहीं ना कहीं आर्कियन क्रम चट्टान के अपर्दन से हुआ है, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये चट्टानें फिर से वही चीज़ है, कर्नाटक के धारवार, अच्छा ये इसका मैक्सिमम एरिया कर्नाटक राज्य के धारवार जिला है ना, उसी के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे धारवार नाम दिया गया है ना। तो धारवार एवं बेल्लारी जिला, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय, लद्दाख, जास्कर और कमाऊ श्रेणी हिमाचल प्रदेश, जो आप देखेंगे आगे हम लोग चैप्टर है पढ़ेंगे, असम आदि क्षेत्र में भी ये पाया जाता है ना। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, सर ये इतना पुराना चट्टान है तो उसमें जब जीवाश्म का अभाव था तो खनिज का ये भंडार कैसे है ना, क्योंकि भारत में काफ़ी हद तक ये सही है ना, कि सर्वाधिक खनिज का भंडार इसी क्रम के चट्टान में पाया जाता है। तो देखो भाई, जीवाश्म का अभाव खनिज भंडार से अलग बात है, आपको पता होना चाहिए। खनिज चट्टान के निर्माण के दौरान बनते हैं भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण,
जैसे ज्वालामुखी गतिविधियाँ या दबाव से बनता है। धारवार चट्टानें काफ़ी पुरानी है, इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, लेकिन इसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो गलती मत करिएगा इन चीज़ों को, है ना। अब जिसमें लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण, सोना, इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो है खनिज है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब धारवार क्रम की चट्टानें की मैं बात कर लूँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये जो धारवार क्रम की चट्टानें हैं ना, ये भारत के कई राज्य में मिलता है। जैसे आपको यहीं पे दिख जाएगा भाई, कर्नाटक दिख जाएगा, है ना, कर्नाटक में भी ये मिलता है ना, कर्नाटक में भी मिलता है। कर्नाटक में जाओगे तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर और हिमाचल में भी मिलता है, JNK में और हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। ये आपको असम में भी दिख जाएगा, ठीक है, असम में भी दिख जाएगा। इसका कुछ हिस्सा आपको राजस्थान में भी दिख जाएगा, है ना। आपको पता है ना, लौह अयस्क ये जो जिस राज्य का नाम बता रहा हूँ वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा है, कर्नाटक तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई अगला जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अच्छा, एक मैं देख रहा था, मैं BPSC वाले बैच में पढ़ा रहा था पिछले साल ही, तो एक बच्चा हमसे पूछा था कि सर ये जैसे कुडप्पा या कडप्पा कई जगह लिखा रहता है, तो कडप्पा चट्टान तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, तो ये क्रम क्यों लगाते हैं, है ना। तो देखो मेरे भाई, क्रम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप चट्टान पढ़ रहे हैं, तो भूगर्भीय संदर्भ में व्यवस्थित करने के लिए ये हम लगाते हैं क्रम, है ना। चूँकि चट्टान आप पढ़ रहे हो, हालांकि डायरेक्टली भी बोल सकते हो, लेकिन आप लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन क्रम सिर्फ उसे भूगर्भीय संदर्भ में व्यवस्थित करने के लिए हम लोग लगाते हैं, ताकि हम उसकी आयु और अन्य चट्टान के साथ उसके संबंध को समझ सके। समझ में आ गया ना, इसलिए हम लोग क्रम लगाते हैं। बाकी आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब ये जो कडप्पा या कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, किस राज्य में पाया जाता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, यही तो आपको जानना है ना। और परीक्षा एग्जामिनर भी आपसे यही डिमांड करेगा, और कुछ पूछता ही नहीं है। इवन UPSC में भी इसके बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है ना। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, कडप्पा क्रम की जो चट्टाने का निर्माण होगा, है ना, तो ये धारवार क्रम की चट्टाने जो आपने पढ़ा, अभी आपने देखा यहाँ पे, है ना, तो उसके अपर्दन के कारण से होगा, है ना, उसमें अपर्दन होगा तो इसका निर्माण होगा, है ना। अब देखो भाई, चट्टान भी ना एक दूसरे से, जैसे मान लो कि आप अभी हो जिस जनरेशन में, तो आपके पहले भी आपके पिताजी है, उसके बाद आपके पिताजी के पहले आपके दादाजी है, उसके बाद आपके दादाजी के पहले उनके पिताजी होंगे, है ना। तो वैसे ही आप एक तरह से लिंक कर सकते हो एक दूसरे को, ठीक है, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। तो कडप्पा या कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है ना, एक्चुअली आप धारवार क्रम की जो चट्टानें आपने देखा है ना, उसी के को कह सकते, उसी में जो अपर्दन हुआ है, उसके अपर्दन के कारण से हुआ है, ठीक है। अब कहिएगा सर ये अपर्दन क्या होता है, कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली जब मैं ऑफलाइन में जो पढ़ा रहा था ना, तो ये क्वेश्चन हमको से पूछा गया, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में डाउट होगा। देखो भाई, अपर्दन वह प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी की सतह धीरे धीरे टूटती है और बहकर चली जाती है। इसमें हवा भी शामिल होगा, पानी, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण जैसी प्राकृतिक शक्तियाँ शामिल होती है, ठीक है ना। तो बेसिक बात है, मुझे पता है कि आपने समझ गया होगा कि अपर्दन, जब मैं बोलूँगा अब तो आप पकड़ लेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक शब्द, जब शब्द पे पकड़नी होगा तो कितना रखिएगा। तो कडप्पा या कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका जो निर्माण होता है धारवार क्रम की चट्टान में अपर्दन होगा, उनके कारण से होता है, ठीक है, ये आपने देख लिया। और यहाँ भी देखा जाए तो जीवाश्म का अभाव होगा, है ना, इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा, क्योंकि ये भी कह सकते हो उसी का हिस्सा है। उसके बाद का चट्टान, तो ये भी कहीं ना कहीं प्राचीन चट्टान है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, मैप पे भी आप देख सकते हो। तो इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आपको दिखेगा, कर्नाटक में भी आपको दिखेगा, आंध्र प्रदेश, अलग मैक्सिमम एरिया इसका आंध्र प्रदेश में है ना, कुडप्पा नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कर्नाटक में मैं बता ही दिया हूँ, तेलंगाना में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक आदि क्षेत्र में है। इसका नाम जो है ना, आप नाम ही देख सकते हो, इनका जो नाम रखा गया कुडप्पा या कडप्पा क्रम की चट्टान, तो इसका आंध्र प्रदेश के जो है कडप्पा जिला है ना, क्योंकि उस जिले में ये ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ना। ये चट्टाने, इस चट्टान में, या फिर ये चट्टाने बोल सकते हो, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोहा भी पाया जाता है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन बलुआ, चूना पत्थर और संगमरमर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कडप्पा क्रम की जो चट्टान है ना, यहाँ पे कडप्पा जिला कहाँ पे है, कुडप्पा या कडप्पा जिला कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा।
चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विंध्यकर्म की चट्टानें। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा हो, विंध्याचल है ना, विंध्यन या विंध्याचल भी कई बार हम लोग बोलते हैं। तो ये किस क्षेत्र को पढ़े हो, है ना, हालांकि आपने पढ़ा ही होगा, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, मुख्य रूप से मेन जो मुख्य बिंदु होगा उस क्षेत्र में, हालांकि अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है जो कि हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इसमें मेन जो इसका जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार का कुछ हिस्सा है ना, बिहार के जो झारखंड से जो सटा हुआ क्षेत्र है ना, राजस्थान हो गया, में ये विंध्यकर्म की चट्टानें पाया जाता है। और इसका खासियत ये है कि इसमें लोह अयस्क कम पाया जाता है, हाँ, लेकिन बलुआ पत्थर सब, चूना पत्थर सब इसमें बहुत पाया जाएगा इस कर्म की चट्टान में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ मैं आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो कि इसका नाम जो है विंध्याचल के नाम पर रखा गया। चूंकि ये विंध्याचल ना ये पर्वत श्रृंखला है, हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर ही है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना, काहे के लिए आप बोलिएगा कि सर आप देखो, ये जो हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर को पढ़ेंगे ना, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे, और यहीं पे पर्वत है विंध्याचल श्रेणी, ठीक है ना, यहाँ पे यहीं पे विंध्याचल श्रेणी है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, विंध्याचल कर्म की चट्टानें, ठीक ना। तो ये आपने समझ लिया। अब देखो कर की कुडप्पा क्रम की चट्टान जो आपने पढ़ा अभी, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टान निर्मित हुई है, जाहिर सी बात होगा। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बिहार के सासाराम, बिहार का कौन सा क्षेत्र, तो आप कहिएगा सर ये दक्षिणी बिहार जो हम लोग पढ़ते हैं ना, और दक्षिणी बिहार में जो ये जो इलाका है, ये वाला इलाका कैमूर वाला और रोहतास वाला, तो इसी क्षेत्र में सिर्फ ये कुछ इलाका में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा विंध्यकर्म की चट्टानें। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि धारवाड़ कर्म की चट्टानें कहाँ पे पाया जाएगा भाई, किस क्षेत्र में। तो हालांकि मैं बिहार स्पेशल का बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ भाई, इसमें पढ़ाया हूँ सारी चीज़ें। तो विंध्यकर्म की चट्टानें तो जाहिर सी बात है बिहार के कैमूर और रोहतास जिला में पाया जाएगा, रोहतास जिला में, है ना, जहाँ पे पूछा गया ना कि संगमरमर और चूना पत्थर की बहुलता किस बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा है, तो या कौन से क्रम की चट्टान में, तो विंध्यकर्म की चट्टान में, है ना, जो कि कैमूर और रोहतास जिला में है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए लोह अयस्क, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो जैसे आपका नवादा हो गया, जमुई हो गया, यहाँ पे जो जिला है इस साइड में, इधर धारवाड़ कर्म की चट्टान है ना, धारवाड़ कर्म की चट्टान का ये हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि झारखंड वाला क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाया जाता था ना, तो कुछ बिहार के हिस्सा, जो बिहार का जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है, बिहार का जिला, उस क्षेत्र में ये धारवाड़ कर्म की चट्टान पाया जाता है। बिहार के ज्योग्राफी में हम लोग अच्छे से करेंगे, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए जो पॉइंट महत्वपूर्ण है मैं यहीं पे कवर करवा दूंगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा पहले वीडियो देखना, है ना। कुछ लोग पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं, पहले वीडियो देख लो, वीडियो में एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, है ना। देखो भाई, इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बिहार के सासाराम, धारवाड़ कर्म की चट्टानें में इसका विस्तार है। ध्यान रखिएगा। इस चट्टान में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टान का बड़ा भाग दक्कन ट्रैप, इसका बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खासतौर पे ये जो देखो ये जो दक्कन ट्रैप से जो ढका हुआ क्षेत्र है ना, विंध्यकर्म की चट्टानें, ये कुछ क्षेत्र में, जैसे मैं बात कर लूँ तो खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में दक्कन ट्रैप की लावा के परतों से ढकी हुई है ना, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है पन्ना, और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, बहुत पूछता है। मध्य प्रदेश का पन्ना और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा इसी संरचना के अंतर्गत जहां से हीरे प्राप्त होते हैं। अब यहां से प्रश्न पूछता है, पता है क्या, कि कौन से क्रम के चट्टान में खासतौर पे भारत में जो है हीरे पाए जाते हैं। तो विंध्यकर्म की चट्टान जो है ना, आपको पता होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश बोल दिया क्या, मैं बताऊंगा। मध्य प्रदेश का पन्ना व आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा जो हीरा की खान है, ये किसका है, तो विंध्यकर्म चट्टान का ही हिस्सा है, और इसी विंध्यकर्म के चट्टान में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अब एक लाइन और पूछता है, सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, यहाँ से प्राप्त पत्थर से निर्मित, यहीं से जो पत्थर प्राप्त हुए हैं विंध्यकर्म की चट्टान से, जिसमें अब ये पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, जाके देखिएगा पेपर उठा के। तो सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद जो बना हुआ है विंध्यकर्म की चट्टान के पत्थर से ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हो विंध्यकर्म की चट्टानें, है ना, आपको दिखेगा
किस किस क्षेत्र में है। अब अगला देखिए यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब जैसे ही आप गोंडवाना शब्द सुनते हो तो दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा कोयला जो जहाँ पे मिलता है उस क्रम की चट्टान की बात कर रहे हो। तो आप कहिएगा सर हाँ यही तो है। अब जैसे ही आप कोयला वाला नाम सुनिएगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ आंध्र प्रदेश का इलाका, कुछ महाराष्ट्र का भी इलाका ध्यान में चलना चाहिए माइंड में। तो कोयला वाला जो चट्टान है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान है जिसमें कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग भारत में 98% कोयला जो है ना इसी क्रम की चट्टान में, गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे सर कि आप जितना फैक्ट्स देते हो उतना तो लोसेन पे भी नहीं मिलता है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें भी नहीं मिलता है। तो बाबू इसमें सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी का कंपाइलेशन नहीं होता है ना। या फिर आप ज्योग्राफी का किसी अच्छे राइटर का भी बुक पढ़िएगा ना तो सारे पॉइंट्स एक बुक में एक जगह नहीं मिलेगा, आपको एक जगह करके दिया हूँ, बहुत मेहनत किया गया है ना, तो अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। चलिए ये भी याद हो गया है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। देखो भाई इसका उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आपको दिखेगा ना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर चूंकि गोंडवाना क्रम का चट्टान तो ये प्रायद्वीपीय भारत में है, तो ये गोंड शब्द का मतलब क्या। देखो भाई इसका उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र का मतलब ये होगा कि सबसे पहले जो देखा गया ना ये मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में ही देखा गया है गोंडवाना क्रम की चट्टान है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस क्रम की चट्टाने का निर्माण यहाँ पे देखो कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के बीच में हुआ है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो लाइन आपने देखा ना कि गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण, आप देख सकते हो क्या है कि कार्बोनिफेरस से लेके जुरेसिक युग, मतलब कि इनका बड़ी लंबा टाइम पीरियड था इनका निर्माण होने में। और कोयला का निर्माण एक के दिन में नहीं हुआ था, इसलिए तो कोयला का निर्माण यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान के बनने का समय बहुत लंबा था, जो लगभग 35 करोड़ साल से पहले, मतलब कि 35 करोड़ साल पहले से शुरू होकर करीब 15 करोड़ साल पहले तक चला। और इस दौरान पृथ्वी पर कई जो है बड़े भूवैज्ञानिक परिवर्तन हुए। और इसी समय देखा जाए तो पृथ्वी पर घने जंगल का विकास हुआ था, है ना, जिनसे बाद में कोयले का निर्माण हुआ। कोयले का निर्माण कैसे हुआ तो ये आपने देख लिया, पहले जंगल का निर्माण होगा, उसके बाद परिवर्तन होगा, जंगल दबाएगा, मतलब मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, फिर सूखेगा, वहाँ से कोयला बनेगा, है ना। तो ये देखो एक क्रम है, तो कहानी की तरह याद रखिएगा तो लंबे समय तक याद रह जाएगा। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में कई जो है दरारें का निर्माण, दरारें के निर्माण के फलस्वरूप बीज की भूमि धंस गई तथा वनस्पतियों के दबने से कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ। जो मैं बताया हूँ एक लाइन में, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। नहीं लिखूंगा तो आप बोलिएगा कि सर आपने नहीं लिखे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वीडियो देख लीजिएगा ना, फिर बार बार इसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। भारत में 98% कोयला इन्हीं संरचना, खासतौर पर दामोदर सोन। अच्छा ये बहुत पूछता है, ये वाला लाइन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। भारत में 98% कोयला जाहिर सी बात है गोंडवाना क्रम की चट्टान से पाया जाता है, लेकिन कौन से नदी संरचना के बीच में होता है तो दामोदर, सोन और महानदी व गोदावरी नदियों की घाटी में पाया जाता है इस क्रम की चट्टानें। ये भी ध्यान रखिएगा, नदी के संदर्भ में पूछा जाए तो भाई ये लाइन महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। इनमें मछलियों के रेंगने वाले कीड़े के अवशेष भी मिलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान में। ये आपको दिख जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना। चलो अब अगला है भैया दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, अब देखो भाई आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे, दक्कन ट्रैप आखिर क्या है और ट्रैप नाम क्यों दिया गया। देखो भाई दक्कन ट्रैप में बात कर लूँ, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में फैला हुआ एक विशाल ज्वालामुखीय लावा पठार है। ज्वालामुखीय लावा पठार है। ट्रैप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि स्वीडिश भाषा में ट्रैप का अर्थ सीढ़ी होता है ना। और इसकी जो संरचना है दक्कन ट्रैप का, यहाँ मतलब कि दक्कन ट्रैप में जो चट्टानें हैं, मतलब कि दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें ऐसे बोल सकते हो, तो सीढ़ी नुमा इनकी संरचना है ना। और इनकी आकृति के कारण ही इनका जो है नाम कह सकते हो कि ट्रैप दिया गया है ना, दक्कन ट्रैप। समझ रहे हो ना, बेसिक बात है। तो करेक्ट, इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस, क्या नाम है, क्रेटेशियस कल्प में हुआ है। और इस समय विदर्भ क्षेत्र, ये लाइन ध्यान रखना, विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा का उद्गार से हुआ है। ठीक है ना, बेसिक सा है। यह संरचना बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इसी चट्टान के विखंडन के फलस्वरूप काली मिट्टी बहुत पूछता है दक्कन ट्रैप से, काली मिट्टी का निर्माण हुआ था दक्कन ट्रैप से।
यह संरचना खासतौर पे महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाका में पाया जाता है। तो दक्कन ट्रेप खासतौर पे आप सबको पता है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्षेत्र में, हालांकि यहाँ भी कुछ क्षेत्र में हुआ था, तो दक्कन ट्रेप आपने देखा। अगला यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, चूंकि अब यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका जो होगा, जैसे पहाड़ी इलाका नाम सुनिएगा, मतलब कि टर्शियरी क्रम की चट्टान, जैसे टर्शियरी मतलब कि बाद का होगा, तो जो उत्तर भारत के जो कह सकते हो कि पहाड़ी इलाका है ना, तो वो टर्शरी क्रम की चट्टान का हिस्सा है। और डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको तस्वीर में यहाँ पे दिखेगा, है ना। यहाँ पे आपको महान हिमालय दिखेगा, है ना, शिवालिक, लघु हिमालय, ये सब दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं किसका, इसी का हिस्सा है। तो कह रहे हैं टर्शरी क्रम की चट्टान, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है, टर्शरी क्रम की चट्टान से। जैसे महान हिमालय, है ना, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। महान हिमालय ओलिगोशिन काल की है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये महान हिमालय का निर्माण जो है ना ओलिगोशिन युग में जो हुआ है, तो ये क्या है भाई? देखो, ओलिगोशिन काल का मतलब है कि महान हिमालय का निर्माण ओलिगोशिन नामक है ना भूवैज्ञानिक युग के दौरान हुआ था। यह युग लगभग देखा जाए तो कितना पुराना है, तो कितना 3 करोड़, है ना, 3 करोड़ साल पहले शुरू होकर करीब 25 लाख साल तक ये चला। और अभी भी ये कह सकते हो ना, ध्यान रखिएगा, ये अगर टाइम पूछेगा नहीं, 3 से 25 लाख हो जाएगा, 25 लाख तक चला। इसी दौरान पृथ्वी पर जो है कई बड़ी भूगर्भीय हलचलें हुई, जिससे क्या होगा, हिमालय जैसे विशाल पर्वत बने। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। लघु हिमालय का निर्माण मेयोसीन काल में हुआ और शिवालिक का प्लायोसीन काल में हुआ। ये थोड़ा सा रट लीजिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब ऑब्जेक्टिव घटनाचक्र से बनाओगे ना, तब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार की चट्टानें खासतौर पर राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तरी पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और इसी प्रकार की चट्टाने में खनिज तेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन से क्रम की चट्टाने में, टर्शरी क्रम की चट्टान। अगला है सबसे लास्ट, क्वाटिनरी। नाम से ही पता चल रहा है क्वाटर ये सबसे बाद का होगा, है ना। तो देखो भाई, क्वाटिनरी यह संरचना सिंधु एवं गंगा नदी के मैदान, जो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, तो उस सबसे बाद का चट्टान होगा ये। इसमें बर्तन होगा, ये आपने देखा सब क्रम वाइज में था। तो क्वाटनरी चट्टान की मैं बात कर लूँ तो यह संरचना सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग बांगर कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी, बांगर और खादर जो होता है ना, जैसे बांगर होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर होता है नवीनतम जो है जलोढ़ मिट्टी, आपको पता होना चाहिए। तो ये आता है, इसका विस्तार गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, है ना, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा, जो मैदानी इलाका है उसमें पाया जाएगा क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट, और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा आपने ये भी देख लिया, ठीक है। अगला चैप्टर है हम लोगों का, और अगला चैप्टर हम लोगों का है भाई, आप देख सकते हो चैप्टर का नाम क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। और देखो भाई, ये जड़ है ज्योग्राफी का, है ना ये चैप्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 to 1 इसे भी समझने वाले हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है हम लोगों का, आप देख पा रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही आपके सामने ये टॉपिक आया तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि आखिर इस टॉपिक से हमारे जो एग्ज़ाम है, जो आपके जो पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये आना चाहिए। भौतिक विभाजन है क्या? तो मैं आपको सीधे तौर पे बोलूँ कि भारत का भौतिक विभाजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को समझने में मदद करता है। इससे हमें यहाँ की भू आकृति, जैसे आप देखेंगे तो भारत में कहीं पे पहाड़ी है ना, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे रेगिस्तान है ना। तो ये सारी चीज़ें भारत के किस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ के जो पर्यावरण है, यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जनजीवन है ना, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, रूबरू होते हैं। तो इसीलिए हम लोग भारत का भौतिक विभाजन को पढ़ते हैं, और जरूरी है पढ़ना। तो ये तो कुछ बेसिक बातें था, आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये संपूर्ण अपना प्यारा सा भारत है ना, ये जो अखंड भारत है आप देख पा रहे हो, ये जो भारत है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने % एरिया पे जो है पर्वत है, कितने पे पठार है, कितने पे पहाड़ है, कितने पे मैदानी है। तो ये प्रतिशत में डायरेक्टली डेटा पूछ लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस डेटा को माइंड में रख लीजिएगा। तो देखो भाई, कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना, ये एनसीईआरटी का लाइन है मेरे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 10.6 और
अगर औसतन पूछा जाए तो 11%, भाग पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना। और भारत का लगभग 28%, और एक्यूरेट डेटा में बात कर लूँ तो 27.7% क्षेत्र पर क्या है भाई, तो आप कहिएगा पठार ही है ना, पठार है। अभी मैं पठार क्या है सब हम समझा देंगे ना, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद लगभग 18%, अगर मैं एक्यूरेट डेटा की बात कर लूँ तो 18.5% क्षेत्र पर क्या है, पहाड़ी है। और लगभग 43, सबसे ज्यादा आप देख सकते हो भारत में, आपको दिख भी रहा होगा जो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा है ना, ये मैदानी क्षेत्र जो आपको दिख रहा होगा लगभग 43% क्षेत्र पर है, 43 क्षेत्र पर ये भारत का मैदानी क्षेत्र है। अगर एक्यूरेट डेटा पूछा जाए तो आप टिक करना 43.2, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, भारत का 10 दशमलव, एक्यूरेट डेटा मैं बता रहा हूँ 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, लगभग आप देख पा रहे हो पठारी कितने पे है मेरे भाई, 28, और एक्यूरेट डेटा 27.7% क्षेत्र पर। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ पहाड़ी का तो लगभग 18, अगर एक्यूरेट डेटा 18.5, और मैदानी क्षेत्र जो है कितने पे, तो 43 लगभग में, और एक्यूरेट डेटा 43.2% क्षेत्र पर पाया जाता है। अब देखिए भारत का जो भौतिक विभाजन हुआ है ना, तो इसे 6 भागों में बांटे हैं। एक तो भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और ये NCERT कहता है, आप 11वीं क्लास की NCERT जाओगे पढ़ने आपको दिख जाएगा। भारत का भौतिक विभाजन जो किया गया है 6 भागों में। 6 भाग कौन कौन सा, तो भारत का पर्वतीय क्षेत्र आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र भारत का पर्वतीय क्षेत्र है ना। उसके बाद आपको उत्तर भारत का मैदान यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पे दिखेगा, ये राजस्थान वाला इलाका है ना। उसके बाद भारत का तटीय, जो समुद्री सीमा जो आप देख पा रहे हो ना, और जो तटीय मैदान होता है ना, ये वाला क्षेत्र, ये भारत का तटीय मैदान है पूरा, इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैदानी तो मैं बता ही दिया हूं। उसके बाद भारत में जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, द्वीपीय क्षेत्र को, ये सब यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हो। और ये भारत का जो है सबसे ज्यादा जो आपको दिखने को मिलेगा ये वाला प्रादीपीय भारत है ना, प्रादीपीय भारत को पढ़ने वाले हैं। तो भारत की मैं बात कर लो भौतिक विभाजन, ये 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है मेरे भाई, तो आप टिक कर लीजिएगा कौन कौन सा। एक तो है ना उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। पर्वतीय क्षेत्र जैसे मैं बोलूंगा तो मैं दिमाग में चलना चाहिए कि इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उत्तर भारत के मैदान, बस ये चलना चाहिए दिमाग पे सारी चीजें मैप पे। प्रादीपीय भारत मतलब ये वाला क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, ये प्रादीपीय भारत का, ठीक है। प्रादीपीय भारत या प्रादीपीय पठार। भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब ये वाला राजस्थान वाला क्षेत्र, ठीक है। तटीय मैदान मतलब कि ये वाला क्षेत्र है ना, जो समुद्री सीमा जो है यहाँ पे, ये वाला तटीय क्षेत्र है ये। और द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का भौतिक विभाजन ये NCERT कहता है कि 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ये जो 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो पहला जो हम लोगों का है, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, 1 to 1 टू द पॉइंट हम लोग करते जाएंगे। क्या भाई, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, या फिर सीधे तौर पर बोल सकते हो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो देखो उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है भाई, जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इतना ध्यान रखना। अब ये क्या होता है मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है कि 2 प्लेट आपस में टकराता है, फिर क्या होगा, पृथ्वी में बलन होगा, और जब बलन होगा तो इसी से हिमालय का क्या होगा, निर्माण होगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, ये चीजें पूरे डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, पूरे डेप्थ की जरूरत नहीं है ना, जितना जरूरत है मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो हिमालय पर्वत की बात कर लो, तो इसे हम लोग ना, इसका विभाजन किया गया है 4 भागों में। हालांकि अगर NCERT में देखोगे तो ट्रांस हिमालय को नहीं देता है ना, भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है इसे। लेकिन अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि बिहार के एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांस हिमालय मतलब कि हिमालय पर्वत का विभाजन जो है किया गया है। ट्रांस हिमालय ये कैसे विभाजन हुआ है, थोड़ा सा दिखाता हूँ ना, इनमें आप देखोगे ना, ये ठीक है, ये है। तो ऊपर में आपको ट्रांस हिमालय दिखेगा, यहाँ पे ट्रांस हिमालय दिखेगा। तो इसका मैक्सिमम एरिया चाइना में है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा दिखेगा, महान हिमालय, जो कि मैक्सिमम एरिया बर्फ से ढका हुआ है। उसके बाद नीचे में जो हम लोग देखने वाले हैं, ये मध्य हिमालय, और उसके बाद सबसे लास्ट में शिवालिक है, इसी को पढ़ने वाले हैं, है ना। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसे 1 to 1 कवर करेंगे। तो हिमालय पर्वतमाला का विभाजन जो किया गया है, ये दोबारा सुनिए, हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, है ना। तो आप कहिएगा सर ये ट्रांस हिमालय,
महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है, इसका मैक्सिमम एरिया है ना इस पर्वतमाला का। उसके बाद यहाँ पे मध्य हिमालय या हिमाचल हम लोग बोलते हैं, और सबसे लास्ट में शिवालिक आता है। ठीक है, ये पूछता है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। ट्रांस हिमालय कौन सा होगा, मैं पुनः कह रहा हूँ भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रांस हिमालय का मैक्सिमम एरिया कहाँ तक है ना। ट्रांस हिमालय जब आपको दिखेगा, इनका मैक्सिमम एरिया जो है ना चाइना में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का। ठीक, तो ये ट्रांस हिमालय का हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो ट्रांस हिमालय आप देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत ना अलग अलग जो है यहाँ पे श्रेणी आता है ना, पर्वतमालाएं आता है। हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे काराकोरम रेंज है ना, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। बहुत पूछता है, कई बार तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो श्योक नदी है, श्योक और सिंधु नदी के बीच में कौन सा श्रेणी है भाई, तो ये लद्दाख श्रेणी दोनों के बीच में है, क्योंकि ये जो श्योक नदी है ना, ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है ना, और अगर आप देखिएगा मैप पे तो ऊपर में श्योक है, नीचे में सिंधु है ना, और बीच में आपको लद्दाख श्रेणी दिखेगा। पूछता है कि भाई श्योक और सिंधु के बीच में कौन सी श्रेणी है, तो ये लद्दाख श्रेणी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया हूँ कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा, तो काराकोरम रेंज, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आता है। ठीक है, अब काराकोरम रेंज से क्या क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, काराकोरम रेंज कहाँ पे मिलेगा भाई, जब आप मैप बनाओगे ना, यहाँ पे मैप पे देखोगे ना, तो ऊपर में काराकोरम रेंज दिखेगा और उसके नीचे आपको यहाँ पे लद्दाख दिखेगा। ऊपर में काराकोरम है ना, नीचे में लद्दाख, और उसके बाद क्या मिलेगा, जास्कर श्रेणी है ना। तो आराम से याद रख सकते हो, काराकोरम ऊपर में, काराकोरम के बाद कौन सा, तो लद्दाख है ना, लद्दाख ऊपर में लद्दाख वाला है ना, लद्दाख यार, अगर मैप भी याद है, लद्दाख, और नीचे में जास्कर। ये किसका हिस्सा है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा काराकोरम रेंज से, है ना, तो काराकोरम रेंज का सबसे जो ऊंची चोटी है ये गॉडविन आइंस्टीन, जिसे केचू के नाम से जाना जाता है। कितना है इसकी ऊंचाई, तो ये 8,611 मीटर इनकी ऊंचाई है। ठीक है ना, जो कि विश्व के दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी यही है ना, भारत की। तो सबसे ऊंची चोटी, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, ध्यान रखना। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यही है केटू, जिसे कह सकते हो कि गॉडविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। कितना है इनकी ऊंचाई, 8,611 मीटर है ना। कौन से श्रेणी में आता है, कौन से रेंज में आता है, तो काराकोरम रेंज में। ठीक है, जास्कर, और ये आपने समझ ही लिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिंधु की सहायक नदी श्योक नदी है। अब कई बार पूछता है ना कि जैसे सियाचिन पूछ देगा, बाल्टोरा पूछ देगा, हिस्पर पूछ देगा, है ना, और वियाफो पूछ देगा, है ना, वियाफो। तो आपसे पूछ देगा कि ये जो ग्लेशियर है ना भाई, ये कहाँ पे है, कौन से रेंज में आता है, तो ये काराकोरम रेंज के ग्लेशियर है, सियाचिन, बाल्टोरा, है ना, और हिस्पर, और ये क्या है भाई, तो वियाफो। जाहिर सी बात है, ये ग्लेशियर कैसे बनता है, तो जैसे बर्फ से बनेगा, बर्फ के पिघलने से। ग्लेशियर क्या है, तो आपके बर्फ के जो है ना बड़े टुकड़े होते हैं, जो कि धीरे धीरे जमा होकर ये बनते हैं। बेसिक से बातें हैं। ये कहाँ पे होगा, तो आपके सबसे ऊपर में होगा, हिमालय के सबसे ऊपर में होगा, है ना। तो ये किसका हिस्सा है, काराकोरम रेंज का, ध्यान रखिएगा। काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी घाटी है, ये बहुत पूछता है। 1 मिनट में यहाँ पे कर देता हूँ। नुब्रा घाटी के कितने लोग नाम सुने हो, तो काराकोरम और लद्दाख, ऊपर में अगर आप देखोगे तो ऊपर में काराकोरम है, नीचे में लद्दाख है, और यहीं पे आपको नुब्रा घाटी मिलेगा। कौन सा, तो नुब्रा घाटी है ना, नुब्रा घाटी, ये दोनों के बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा घाटी है। अच्छा, घाटी क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। देखो भाई, घाटी जो होता है ना, एक तरह का निचला इलाका होता है, जो अक्सर पहाड़ों और ऊंची जगहों के बीच में होता है ना। नुब्रा घाटी इसी तरह का एक क्षेत्र है, जो अपनी, है ना, सुंदरता, रेगिस्तानी विशेषता और नदियों के संगम के लिए जानी जाती है, और बहुत महत्वपूर्ण है। ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा घाटी है। बहुत पूछता है मेरे भाई, माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो है ये है, क्या नाम है इसका, महान हिमालय, जैसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अब इनकी जो औसत ऊंचाई है, थोड़ा सा मैप पे देख लो एक बार, सरसरी निगाहों से मैं दिखा देता हूँ। मैपिंग करना जरूरी है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। और आना चाहिए आपको, मैप आना चाहिए बनाने। तो यहीं पे फ्रेंड्स आपको दिखेगा भाई महान हिमालय, है ना। इसका मैक्सिमम एरिया बर्फ से ही ढका हुआ रहता है, महान हिमालय। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या पूछेगा, इनकी ऊंचाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसमें कौन कौन से पर्वत पाया जाता है ना, यही पूछा जाएगा।
सबसे ऊपर में क्या था भाई, सबसे ऊपर में जो यहाँ पे आपने देखा था वो था ट्रांस हिमालय, उसके नीचे में महान हिमालय, इसके बीच में मध्य हिमालय, उसके बीच लास्ट में, सबसे लास्ट में शिवालिक। बस इतना ही तो पढ़ना है, इसी को रटते हो आप लोग। तो महान हिमालय का देख लीजिए, महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है 6100 मीटर है। अब देखो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 2500 मीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है कितना किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और ये लंबाई जो है कहाँ से, पूरब से पश्चिम जो लंबाई है ना, ये वाला लंबाई पूरब से पश्चिम यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है वो 2500 मीटर है, 2500 मीटर है। और ये जो चौड़ाई है इसका, ये वाला जो चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है ना। ये वाला चौड़ाई, ये वाला जो चौड़ाई है महान हिमालय हिमाद्री का, वो है 25 किलोमीटर। और इसका औसत ऊंचाई क्या है, 6100 मीटर। तो ये तीनों डेटा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी जो है जो उच्चतम चोटी है कौन कौन सी है भाई, एक तो सबसे उच्चतम चोटी एवरेस्ट है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर लूँ तो भाई इनकी जो आप देख सकते हो ऊंचाई है 8848 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसका अलग अलग नाम है ना। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे जो है, चीन में किस नाम से जाना जाता है इसे, तो चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अब महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी पूछता है ना, तो वो कंचनजंगा है। कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। यहाँ पे आपको सिक्किम में दिखेगा, है ना, सिक्किम में कंचनजंगा ये पूछता है। इनकी ऊंचाई है 8598, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी। केटू क्या था, भारत के था, और ये भारत में है, ध्यान रखिएगा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, जो कि 7816 मीटर है। और महान हिमालय का अन्य शिखर जो है आप सबको पता है, जैसे नंगा पर्वत है, कामित पर्वत है। कामित कहाँ पे है ना, कामित है, ये उत्तराखंड में है। नमचा पर्वत कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भी पूछता है जानबूझ के, जो कि इसी का हिस्सा है किसका, तो महान हिमालय का, जो कि अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, मैकालू हो गया, है ना, मैकालू, ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, माइंड में रखिएगा। देखो यहाँ पे अगर मैप पे जाओगे ना, तो एक मिनट, यहाँ पे आपको ये जो मैं 3 नाम बताया हूँ, यहीं पे महान हिमालय पे ही ये पड़ा हुआ पर्वत है ना। ये तीनों है तो और, लेकिन ये पूछता है कौन कौन सा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मैकालू, ये नेपाल में है। वहीं पे अगर आपसे नमचा पर्वत पूछा जाए तो नमचा पर्वत यहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कौन सा, कामेट पर्वत, तो कामेट जो है मेरे भाई ये उत्तराखंड में है, यहाँ पे कामेट है, ठीक है ना, यहाँ पे कामेट है। तो ये 1-2 बार ना प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको ये माइंड में रहेगा। लेकिन ये तीनों ध्यान रखना, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मैकालू, ये नेपाल में है, जो कि किसका हिस्सा है, महान हिमालय का। एक प्रश्न और पूछता है, जो भोटिया प्रजाति है, या इसे आप कह सकते हो खनाबदोश। अच्छा, खनाबदोश क्या होता है, तो ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि ये चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं ना। तो एक्चुअली ये लोग ना कहाँ पे, तो बृहद हिमालय के घाटियों में ही रहते हैं। बहुत पूछता है, तो भोटिया प्रजाति का निवास स्थान यही है, बृहद हिमालय, जिसे हम लोग महान हिमालय के नाम से या हिमाद्री भी बोल सकते हो, इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी पॉइंट्स देखे, जितने भी फैक्ट्स देखे, परीक्षा के लिए जो बता दिया वही काफ़ी है ना। अगला यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, वो है, आपने क्या देखा, 2 तो देख लिया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय। अब हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय, है ना, जिसे हिमाचल या लघु मध्य हिमालय को ये 3 नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय, हिमाचल, जो कि हिमाचल प्रदेश इसी का हिस्सा है, इसलिए हिमाचल के नाम से ये जाना जाता है। और लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर ले, कितना है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है मेरे भाई, ये 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर है। उत्तरी ढाल मंद, दक्षिणी ढाल तीव्र है, ठीक है ना, किसकी, तो मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की। कश्मीर घाटी बहुत पूछता है कि कश्मीर घाटी लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ये सब घाटी कहाँ पे पड़ता है, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब जो है मध्य हिमालय में है। ध्यान रखिएगा, भर भर के प्रश्न पूछता है। ये भी पूछता है कि भाई कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा कौन कौन से हिमालय के बीच में है, तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय और महान हिमालय, जिसे बृहद हिमालय कहते हो ना, यहाँ पे देख सकते हो, लिख भी दिया हूँ कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये भी कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में है, धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश में है, नागटिवा श्रेणी ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, कश्मीर घाटी में क्या है, तो मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग बहुत पूछता है ना। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नाम आपने देखे, जाहिर सी बात है आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा,
कश्मीर घाटी में जो मर्ग होता है ना, एक्चुअली ये घास का मैदान होता है, यहाँ पे समझ लो, है ना, घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, ठीक है ना, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग है ना। और उत्तराखंड में इसी घास के मैदान को बुग्याल, बहुत पूछता है, यहाँ पे ध्यान रखना, बुग्याल या पयार कहते हैं, जो कि चारागाह होता है ना, घास का, कह सकते हो घास का मैदान ही बोल सकते हो, तो गलती मत करिएगा, है ना। चलो अब देख सकते हैं एक ही चीज को किस किस नाम से, घास के मैदान को कश्मीर में क्या बोल दिया, मर्ग, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग बहुत प्रसिद्ध है, जो कि घास का मैदान है ये। उत्तराखंड में बुग्याल या पयार, ये भी घास का मैदान है, मैं मेंशन भी कर दिया, लिख भी दिया हूँ, चारागाह होता है ये। चलिए अब यहाँ पे आपने देख लिया, चौथा कौन सा है, शिवालिक। और ये सब किसका हिस्सा था, तो आपका आंसर मध्य या लघु हिमालय का, लघु हिमालय का, ठीक है। अगला है शिवालिक। शिवालिक की जो ऊंचाई है मेरे भाई, एक मिनट, शिवालिक की ऊंचाई है 900 से लेकर 1200 मीटर। हिमालय का ये नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम व मध्य में इन्हें दून या पूर्व का द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून सबसे बड़ा और हरिद्वार। पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। शिवालिक श्रेणी की मैं बात कर लो तो पश्चिम और मध्य में, तो पश्चिम में इसे दून के नाम से जाना जाता है और पूर्व में द्वार के नाम से, है ना। जैसे देहरादून सबसे बड़ा है, दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, कि शिवालिक श्रेणी के भीतर पाए जाने वाली घाटियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पश्चिम और मध्य में इन्हें दून कहते हैं, पश्चिम में और मध्य में इन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं। पश्चिम और मध्य में इसे दून कहते हैं, पूरब में द्वार कहते हैं, पूरब में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून जो एक बड़ी दून है, देहरादून क्या है, बड़ी दून घाटी है, आपको पता होना चाहिए। और हरिद्वार जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट सब कुछ लिख दिया हूँ, पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। तो जो ऊपर में आपने देखे, तो हिमालय का विभाजन जो किया गया था ना, ये ऊंचाई के आधार पर, है ना, ऊंचाई के आधार पर किया गया था, ठीक है। और अगला जो हिमालय का विभाजन देखेंगे, ये नदी के आधार पर किया जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा, है ना, ये भी पूछता है। तो अब हिमालय का विभाजन अब देख लीजिए किसके आधार पर, तो नदी के आधार पर। तो पूछता है जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछ देता है कि पंजाब हिमालय के बीच में कौन कौन सी नदी जो है बहती है, कुमायूं हिमालय के बीच में कौन सी नदी बहती है, नेपाल हिमालय के बीच में कौन सी नदी बहती है ना, कौन दो नदी के बीच में है। तो अगर मैप पे जाओगे ना, तो यहाँ पे चलो यहीं पे बता देता हूँ। तो यहाँ से ये हिमालय शुरू होगा, ठीक है, मान लो कि ये हिमालय है, तो ये नदी के आधार पर इसे बांटा गया है ऐसे 4 भागों में, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। पंजाब या कश्मीर हिमालय कौन सी नदी के बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में है। इनकी जो लंबाई है, ये वाला लंबाई जो है कितना है, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय बहुत आसान है याद रखना, सतलज और काली नदी के बीच में है, इनकी जो लंबाई है भाई यहाँ 320 मीटर, ये किलोमीटर है, ऊपर में 560 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, ये 320 किलोमीटर है। वही यहाँ पे नेपाल हिमालय की बात कर लो, नीचे में आएगा अब, तो काली और तीस्ता नदी के बीच में है, और 800 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जो लंबाई है इसी का है, ठीक है ना। यहाँ पे असम हिमालय की बात करूँ तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, और इनकी जो लंबाई है मेरे भाई ये 720 किलोमीटर। ये पूछ लेता है, ये याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ये पूछता है, बहुत ऑलरेडी पूछा गया पेपर में, क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करके पूछता है। अब एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो अभी मैं आपको नदी के आधार पर जो हिमालय के विभाजन करके जो बताया, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय आपको दिखेगा, और असम हिमालय, तो क्या खासियत है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जरा सा देख लीजिए। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कश्मीर हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये करेबा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जाफरान की खेती खूब होता है, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी पंजाब हिमालय का कौन सा है भाई, तो पंजाब हिमालय बोले चाहे कश्मीर हिमालय बोले, एक ही नाम है। तो सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत जो है, जो कि 81 से 16 मीटर ऊंचाई है, इसका ध्यान रखना। उत्तर पूर्वी भाग में ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्लस जो है काराकोरम के मध्य ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुमायूं हिमालय की मैं बात कर लूँ तो सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है 7120 मीटर, ये पूछेगा आप, क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी पहाड़ी एवं पर्वत में बात कर लूँ तो पहाड़ियाँ यहाँ पे दाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागा हो गया, मणिपुर, गारे, खासी, जयंती एवं मिजो, ये पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत है, ध्यान रखिएगा। अबोर पहाड़िया की बात कर रहे हैं ना, अबोर नाम ही इसका अबोर, ये चीन तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। बहुत पूछता है कि चीन और सीमा के बीच चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सा पहाड़ी है, तो ये अबोर है ना।
अब एक क्वेश्चन और पूछता है डाफला पहाड़ी से। डाफला पहाड़ी की मैं बात कर लूँ तो ये तेजपुर तथा लखीमपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और पटकाई बूम पहाड़ियाँ ये भारत और म्यांमार के सीमा पर है, ये भी बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा परमानेंटली। अब यहाँ पे देख लो भाई, अगला जो आप देख सकते हो नेपाल हिमालय, अधिकांश भाग ये नेपाल में, नेपाल हिमालय का। और सबसे ऊंची चोटी इसका एवरेस्ट है नेपाल हिमालय का, जो कि 4848 मीटर है इनकी ऊंचाई। अगला है असम हिमालय, तो ये सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। पर्वत शिखर इसका सबसे ऊंचा कंचनजंगा है। और इसी में असम हिमालय में लेप्चा और भाटिया बहुत पूछता है, कौन से हिमालय में लेप्चा और भाटिया जनजाति पाया जाता है, तो इसी असम हिमालय में पाया जाता है। एक बार थोड़ा सा और यहाँ पे देख लो भाई, देखो अरुणाचल हिमालय की बात कर लो। अरुणाचल हिमालय तो भूटान हिमालय के दीफू दर्रे तक विस्तार है इसका। प्रमुख चोटी है जैसे कांगतू है ना, इसका नाम ही है कांगतू। और नमचा बरुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। नमचा बरुआ की बात कर ले तो महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यही है नमचा बरुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नमचा बरुआ कहाँ में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, भारत के प्रमुख दर्रे हैं, सब याद आपको नहीं रखना है, कुछ दर्रा है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, जैसे जम्मू और कश्मीर का दर्रा, जैसे उमिंगला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंची सड़क उसी दर्रा पे, ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंची सड़क जो है कहाँ बनाया गया, तो उमिंगले दर्रे में, उमिंगला दर्रा पे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। और उमिंगला दर्रा इतना ऊंचा है, आप सबको पता है। अच्छा, दर्रा क्या होता है तो आपको पता है ना कि पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया जाता है वो दर्रा कहा जाता है। और दुनिया का सबसे ऊंची सड़क उमिंगला दर्रा पे ही है, ध्यान रखना। पूछता है मेरे भाई, गलती मत करिएगा ना। काराकोरम जो है दर्रा कहाँ पे है, तो काराकोरम दर्रा भी आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जो जिला की बात कर ले तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बहुत पूछता है कि श्रीनगर से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जो जिला। बनिहाल की बात कर लूँ तो जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। पीर पंजाल की बात कर लूँ तो जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। और देखो बुरजिल्ला या बुरजील कह सकते हो, तो ये कश्मीर से गिलगित को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे रट लो, गलती नहीं होना चाहिए इसे। चलो अगला है यहाँ पे सिक्किम में दर्रा, कुछ देख लीजिए, पूछ लेता है क्वेश्चन। जैसे नाथुला की बात कर लो, है ना, तो ये सिक्किम से तिब्बत को जाने वाला रास्ता है यहाँ पे। इसी तरह से जेलेपला सिक्किम से तिब्बत जाने के जो है यहाँ पे चुम्बा घाटी, नाम सुने होंगे, तो इसी तरह से होके जाता है। रोहतांग दर्रे में देखा जाए तो अटल टनल जो बनाया गया है रोहतांग दर्रे में ही बनाया गया है अटल टनल। और ये जो रोहतांग दर्रा देख रहे हो ये हिमाचल प्रदेश में है ना, ध्यान रखिएगा। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की मैं बात कर लूँ तो मुलिंगला और माना दर्रा, और साथ में नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा, ये चारों का चारों कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा देख लो, जैसे बुमला हो गया, बुमडीला हो गया, दीफू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीफू दर्रा इसलिए पूछता है ना, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। दिहांग भी पूछता है, यांग याप जिसे यांग दाब भी कहते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बारालाचा लाहौल बहुत पूछता है, बारालाचा दर्रा से, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और आप देखोगे तो लाहौल स्पीति से लेह को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा ये कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ता है, जो कि ये भी हिमाचल में है। शिवकिला हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है, और ये भी कहाँ पे है भाई, तो हिमाचल में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है, इसका क्या नाम है भाई, तो संदकफू, इसका नाम ये संदकफू है। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गिरनार पर्वत है। झारखंड का पारसनाथ चोटी, उड़ीसा का है ना, तो देवमाली चोटी सबसे ऊंची है उड़ीसा का। नागालैंड का, तो नागालैंड का भी ध्यान रखिएगा, तो माउंट सारावतमती। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ पे कांगचो चोटी, और सिक्किम का कंचनजंगा चोटी है ना। आंध्र प्रदेश का अरमा कोंडा। देखो भाई नोट में लिख दिया हूँ। श्रीलंका की बात कर लो तो ये, अच्छा ये इसका नाम है पिद्रू तालागला, बहुत पूछता है, पिद्रू तालागला, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है ना, जिसे माउंट पेड्रो भी कहा जाता है। माउंट पेड्रो, प्रश्न पूछता है कि पिद्रू तालागला का जो है, पिद्रू तालागला को माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है, तो भाई किस देश में है, श्रीलंका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो ये उत्तर भारत का मैदान का लोकेशन कहाँ पे है, मैं पे आप तो जब देखिएगा ना यहाँ पे, ये जरूरी होना चाहिए, है ना, ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ है, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत, और साथ में जो अभी पर्वतीय से उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र आपने पढ़े हैं ना, तो उसके बीच में है ये उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। एक मिनट, कोई बात नहीं, ऐसे है। तो ऊपर में आप जो पढ़े हैं अभी, ये भारत के
पर्वतीय क्षेत्र आपने पढ़े हैं, है ना। इधर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं ना सबको, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये पढ़ चुके हैं ना। और इधर प्रादीपीय भारत है, आपको दिखेगा यहाँ पे, तो ये प्रादीपीय भारत। और उत्तर भारत का मैदान जो है ये वाला क्षेत्र है। ये कुछ यहाँ पे असम उसम की तरफ भी जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में जाएगा। ये वाला क्षेत्र आप बोल सकते हो कि सर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना। अब आइए एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से जरूरी है समझना। तो जो चीज़ अभी मैं आपको बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो कि हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रादीपीय भारत के बीच में स्थित यह क्षेत्र है ना। इसका निर्माण कब हुआ है भाई? तो हिमालय के बाद, ये बाद मत पढ़िएगा, हिमालय के बाढ़, ये बाढ़ है। अब ये क्या है सर? क्योंकि हिमालय के बाढ़ से होता है इसका निर्माण। अब थोड़ा सा यहाँ से भी समझिए, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इनका जो निर्माण हुआ है इस वाले क्षेत्र को, उत्तर भारत के मैदानी इलाका जो है, इसका निर्माण कैसे होगा, है ना। तो देखो भाई, यहाँ मैं एक शब्द और लिखा हूँ, हिमालय के बाढ़ से, टू द पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। लेकिन भाई इनके पीछे थोड़ा सा कहानी है। उत्तर भारत के विशाल मैदान मुख्य रूप से देखा जाए तो सिंधु नदी तंत्र आपने पढ़े हैं, है ना, गंगा नदी तंत्र पढ़े हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़े हैं। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, है ना। लाखों सालों से इन नदियों ने मिट्टी और गाद जमा किया, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ। बेसिक बातें हैं। तो देखो यहाँ से पहाड़ से क्या होगा भाई, पानी आएगा। जो कि पानी कैसे आएगा तो आप सबको पता है, यहाँ पे बड़े बड़े जो है बर्फ के टुकड़े पिघलेंगे तो पानी यहाँ से आएगा। पानी का रफ्तार तेज होगा तो यहाँ से मिट्टी और गाद लेके आएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है भाई, है ना, इसमें लाखों वर्ष लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, कंकर पत्थर यहाँ से लेके आएगा। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र होता है, आप देखेंगे तो जैसे भाबर प्रदेश होता है तो यहाँ पे पत्थर लाके छोड़ देगा, है ना, पथरीली इलाका होगा। फिर आगे जाओगे तो आपको तराई क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पे नमी भूमि होता है। फिर आगे जाइएगा तो जलोढ़ मिट्टी आपको दिखेगा। तो जो कि यहाँ से जो पहाड़ से नदियाँ निकलेगी तो यहाँ पे नदियाँ क्या होगा, युवावस्था में होगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे इस क्षेत्र में पहुँचेगा पानी लेके, है ना, मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ से तो आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर लेके आएंगे। फिर ये जो भाबर प्रदेश देख रहे हो भाई, यहाँ पे जो पत्थर जमा कर देते हैं ना नदियाँ लाके, इसी को कहा जाता है भाबर प्रदेश। दोबारा सुनिए, भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित एक संकरा क्षेत्र है, जहाँ पर नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरते समय कंकर और पत्थर जमा कर देती है। और इसी कारण यहाँ कई नदियाँ कुछ समय के लिए, है ना, लुप्त भी हो जाती है, गायब भी हो जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे आप आगे निकलिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा तराई क्षेत्र। अब प्रश्न पूछता है यहाँ से, पता है क्या, जो कि ये तो आपने देख लिया भाबर प्रदेश के बाद जैसे उसके दक्षिण में आप जाओगे, क्योंकि ये नदियाँ ही हैं, निकलेगी यहाँ से, फिर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे नदी फिर से दिखाई देगी। क्योंकि तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और यह दलदली और नम क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ फिर से दिखाई देने लगती है और यह घने जंगलों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होता है। कौन सा? तराई क्षेत्र। तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, टू द पॉइंट, दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो भाबर प्रदेश में चूंकि बड़े बड़े कंकर पत्थर कारण नदियाँ क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाती है, तो यहाँ पे फिर से दिखाई देने लगती है। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो टू दी पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको जलोढ़ का मैदान दिखेगा। तो तराई क्षेत्र के बाद जलोढ़ का मैदान में आएगा, आप आइएगा यहाँ पे दो तरह का मिट्टी होगा, है ना। एक तो खादर होता है और दूसरा जो है बांगर होता है। अच्छा, खादर और बांगर क्या है भाई? देखो यहाँ पे हुआ ये, मान लो कि ये नदियाँ है, नदियाँ आ रही है पहाड़ों से, ठीक है, और ये नदियाँ बह रही है। तो जो नदियाँ बह रही हैं तो कुछ समय बाद जो है, मान लो कि नदियाँ है बह रही है, तो नदियाँ जो बह रही है तो कुछ समय बाद क्या होगा कि नदी, चूँकि अभी मान लो कि ये पूरा क्षेत्र में बह रही है, कुछ समय बाद क्या होगा कि धीरे धीरे नदियाँ सिर्फ इस क्षेत्र में बहेगी। तो अब क्या होगा कि ये जो नदी द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं, तो ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा खादर के कंपेयर में, बांगर वाला क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, नदी के ऊपर वाला क्षेत्र, ये बांगर मिट्टी होता है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही होता है। और नया जो है रहता है, ये नया जलोढ़ मिट्टी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखो, काम हो जाएगा। तो देख सकते हो नवीन खादर जो जलोढ़ मिट्टी आप देख पा रहे हो, तो इसे दो भागों में बांटता है। एक तो खादर, ये नया जलोढ़ मिट्टी होगा जो कि नदी के जस्ट किनारे वाला क्षेत्र होगा। जस्ट किनारे समझ रहे हो ना,
जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये अधिक उपजाऊ होता है। और पंजाब में खादर जो है बेसाल्ट की, और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पंजाब में खादर बेल्ट की यहाँ पे बेज भूमि है। बेज भूमि का मतलब क्या होता है, मैं अभी जैसे कि आपको बताया कुछ देर पहले कि बेज भूमि का मतलब होगा कि बाढ़ का जो मैदान होता है ना, जिसमें आप सबको पता है कि नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं, ये बेट वाला क्षेत्र है ना, और ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपने अच्छा, पंजाब में बांगर को धाया कहा जाता है ना, तो देखो खादर को खादर वाली मिट्टी को पंजाब में क्या बेट भूमि कहा जाता है, बेट, ध्यान रखिएगा। और पंजाब में बांगर को क्या कहा जाता है, धाया कहा जाता है, धाया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपने देख लिया। अब देखो एक लाइन और थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उत्तरी भारत का अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अधिकांश क्षेत्र ना तराई क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ नोट में, आपको यहाँ पे दिखेगा भी कि नोट में उत्तर भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य तराई क्षेत्र में ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता चल गया कि नदी का युवावस्था, और मैप पे देखोगे ना तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है ना, तो भाई देखो इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इधर गंगा नदी इधर है, इधर सिंधु नदी तंत्र है ना, आपको पता होना चाहिए ऐसे। तो ये नदी तंत्र है, तो नदियाँ इधर से निकल रही ना पहाड़ से। आगे हालांकि नदी वाले चैप्टर में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझो, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगला जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन एक बार देख लीजिए, है ना। तो प्रादेशिक विभाजन में आप देखोगे तो सिंधु का मैदान होगा, गंगा का मैदान होगा। सिंधु का मैदान कौन सा होगा, अब फिर से वही चीज़ थोड़ा सा समझिए, मैप से समझ लीजिए एक बार, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी तंत्र आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इनके सहायक नदी से भी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंधु का मैदान, इस वाला इलाका को हम लोग क्या कहेंगे, सिंधु का मैदान, ठीक है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, जहाँ पे गंगा नदी जिस क्षेत्र में बहेगी ये गंगा का मैदानी क्षेत्र बोलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र ये इधर होगा, आपको पता होना चाहिए। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या दिखेगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान आपको दिख जाएगा। राजस्थान का मैदान ऊपर वाला जो एरिया होगा ये राजस्थान का मैदान होगा। तो बहुत आसान है, बस चीज़ों को डायग्राम से समझ लीजिएगा एक बार ना, तो ये आपको याद रखने में काफ़ी आसान हो जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा कि सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान या हरियाणा का मैदान के नाम से भी इसे जानते हैं, ये वाला क्षेत्र को आपने जो देखा। तो कह रहा है कि सिंधु का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान, इसका विस्तार किस राज्य में होगा, तो पंजाब हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र में। कौन सी नदी इधर बहती है, तो सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब का क्षेत्र इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो राजस्थान के मैदान की बात कर लो, इसका विस्तार अरावली के पश्चिमी, अरावली पर्वत आप देखो ना, राजस्थान कहाँ पे है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे अरावली श्रेणी आपको यहाँ पे दिखेगा। गुजरात मैक्सिमम एरिया अरावली श्रेणी का कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, हालांकि कुछ हिस्सा इसका गुजरात में है और साथ में दिल्ली तक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अरावली का पश्चिमी वाला क्षेत्र है ये, इसका विस्तार। अस्टेपी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, करे कि अस्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ इसी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रमुख नदी इधर जो है लूनी नदी है, राजस्थान में बहती है। उसके बाद दूसरा भी देख लो, गंगा का मैदान में थोड़ा सा जरूरी है देखना मेरे भाई। देखो गंगा का मैदान क्या कहता है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो गंगा नदी ऊपर से आती है, उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इनके भी कई सारे सहायक नदी है, आप सबको बताइए, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, सब एक दूसरे से लिंक है। ज्योग्राफी बोनस पॉइंट होता है आपके पेपर में, तो आपने देख लिया। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग रुहेलखंड का मैदान जो है ना, ये गंगा के मैदान क्षेत्र में आता है। हालांकि ध्यान रखिएगा इसका विस्तार जो है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात कर लो, तो असम घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। अपने पूर्वोत्तर भारत जो देखा, इसका विस्तार हिमालय एवं मेघालय पठार के मध्य शंकरा मैदान, जिसे हम लोग शंकरा मैदान कहते हैं ना, शंकरा मैदान समझ रहे हो ना, और नदी द्वीप एवं बालू रदिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे हो सकता है कि नदी द्वीप जो आप देख पा रहे हो, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी में। कितने लोग जानते हो, सभी लोग जानते हैं, मुझे पता है, माजुली द्वीप है ना। और ये बालू रोधिकाएँ का मतलब क्या होता है, अच्छा मैं एक बार समझा देता हूँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी ना अपने बहाव के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े या बड़े छोटे, बड़े बड़े नहीं होगा, बड़े छोटे द्वीप बनाती है, जिन्हें नदी द्वीप कहा जाता है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र में ही है, आपको आगे दिखेगा।
हम लोग जो पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। तो बालूरोधिकाय का मतलब है कि नदी के बीच में बनने वाले बड़े रेत के टीले या बाढ़, इसे हम लोग बालूरोधिकाय कहते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, क्योंकि ये नदियाँ जो है, ये सब नदियाँ अपने साथ बहा कर लाई गई मिट्टी के रेत से जो है कह सकते हो बनाते हैं ये बालूरोधिकाय। बेसिक बातें हैं, देखो एक एक शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो आप देखे रहिएगा ना, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी अच्छा से। अब यहाँ पे दोआब क्षेत्र क्या होता है? अच्छा, दोआब क्षेत्र क्या होता है? तो भाई आप सबको पता है कि ये दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। मान लो ये दो नदी बहती है, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे दोआब क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है उपजाऊ के लिए, कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, बहुत उपजाऊ भूमि होता है। ठीक है, तो ये पूछता है कि विष्ट दोआब, बारी दोआब है ना, रचना दोआब, जो है चाज दोआब, सिंध सागर का दोआब, यहाँ पे किसके बीच में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। तो विष्ट दोआब ना व्यास और सतलज के बीच में है। बारी दोआब जो है व्यास और रावी के बीच में है। रचना दोआब की बात करें तो ये रावी और चिनाब के बीच में है। चाज दोआब की बात करें तो चिनाब और झेलम नदी के बीच में है। सिंध सागर का दोआब जो है झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच में है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, तो नाम से ही पता चल रहा होगा। और एग्जाम में चूंकि आपके सामने ऑप्शन भी होता है तो आराम से क्रॉस कर सकते क्वेश्चन। अगला जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोग अब पढ़ रहे हैं प्रादीपीय पठार, है ना। क्योंकि आपने क्या क्या पढ़ लिया मैप में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, संपूर्ण भारत को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भारत का भौतिक विभाजन को जो पढ़ रहे हैं ना, तो आपने ऊपर में क्या पढ़ा भाई? क्योंकि भौतिक विभाजन के हिसाब से भारत को हम लोग 6 खंडों में बांट के पढ़ते हैं ना, अभी जो देखा था ना कुछ देर पहले, ध्यान है ना। एक तो आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो गया है ना, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना, ये जिसमें महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सबको पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि भारत का मैदानी क्षेत्र जो था, है ना, मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी इलाका को भी पढ़ लिया। ठीक है, मैदानी क्षेत्र को भी पढ़ लिया, इस क्षेत्र को यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, भारत का प्रादीपीय क्षेत्र को पढ़ेंगे, इस भारत को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसे। अब यहाँ पे हालांकि देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हूँ और प्रादीपीय पठार। तो प्रादीप का मतलब क्या होगा? वैसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग प्रादीपीय कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे लिख भी देखो, प्रादीप का मतलब 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूखंड या भूमि, उसे हम लोग प्रादीप कहते हैं। पठार का मतलब क्या होता है? उच्च भूमि जिसका शिखर भाग क्या हो, ये उच्च भूमि होता है, और जिसका शिखर सपाट होता है ना, सपाट समझ रहे हो ना, समतल होता है ना, इसे हम लोग के पठार कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पठार का विभाजन हम लोग 2 भागों में करते हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। ठीक है, फिर दक्कन का पठार की बात करें तो अब देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना दक्कन का पठार, उसका यहाँ पे दक्कन देख रहे हो, मालवा, छोटा नागपुर, बघेलखंड है ना, बघेलखंड, मेघालय, बुंदेलखंड। तो ये जो ना दक्कन के पठार का ही अलग अलग क्षेत्र में इसका हिस्सा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे सारी चीजें। जैसे मालवा का पठार आपको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दिखेगा। प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी बिहार के एग्जाम में कि मालवा का एग्जाम, और पिछले बार तो पूछ लिया गया था बघेलखंड के पठार का विस्तार किस क्षेत्र में है ना, बघेलखंड, ये भी पूछ लिया गया था। छोटा नागपुर का पठार ये खूब पूछता है, क्योंकि ये झारखंड वाला क्षेत्र में है इसका फैलाव, आप यहाँ पे देखेंगे। हालांकि कुछ एरिया ना छोटा नागपुर का हल्का सा मध्य प्रदेश में भी आपको दिखेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन ना पूछता है। तो ये जो बघेलखंड का पठार देख रहे हैं, बुंदेलखंड का पठार, देखो बुंदेलखंड का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है ना, यूपी में फैला हुआ है। और जो बघेलखंड का पठार देख रहे हो भाई, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछता है। कितने लोग बता सकते हो? क्योंकि बघेलखंड का पठार भी आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ ही हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है ना। आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे एक लाइन आपने देखा कि मध्य उच्च भूमि में, जैसे ऊपर में आपको कह सकते हो कि ये जो है, अगर इंडिया का मैप देखोगे ना, तो इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र का, ठीक ना। तो ये अरावली क्षेत्र आता है इधर, उसके बाद ऊपर में विंध्य वाला क्षेत्र है ना, विंध्य वाला क्षेत्र है, और नीचे आपको सतपुरा श्रेणी आपको दिखेगा। तो ये उसके बीच का ये क्षेत्र होता है मध्य उच्च भूमि। बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, लोकेशन ये जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए अगला, यहाँ पे पहले वीडियो देख लीजिएगा ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर आपके माइंड में सब सेट रहेगा। मालवा का पठार, अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो मालवा का पठार की मैं बात कर लूँ तो लावा से निर्मित जो है बेसाल्टिक चट्टान, बहुत पूछता है, लावा से निर्मित है और बेसाल्टिक चट्टान है ये। इसमें काली मिट्टी का, मालवा के पठार में काली मिट्टी की बहुलता होता है, मालवा का पठार। और मालवा का पठार का जो विस्तार है आपको पता होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना। और इस एरिया में बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदियों का क्या होता है, प्रवाह होता है, नदियां बहती है इधर।
बघेल व बुंदेलखंड का पठार बहुत पूछता है। तो देखो मालवा का पठार जो है ना उसके पूर्वी भाग में है, मालवा के पठार के पूर्वी भाग में है, विस्तार है ना। ग्वालियर का पठार बिंद का पठार के मध्य है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इस पठार में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की बहुलता होती है, पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। राज्य का नाम तो अभी कुछ देर पहले बता ही दिया हूँ। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड का पलामू वाला क्षेत्र है ना, जिसमें धनबाद, सिवभूमि, रांची, हजारीबाग और संथाल परगना, जो कि हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, है ना, संथाल विद्रोह सब, ये सब परगना आता है। दक्कन का पठार आप सबको पता होना चाहिए, जैसे नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये त्रिकोणीय है, आपको दिखेगा इस तरीके से, आपको दिखेगा। पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूरब में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुरा है ना, मैकाल है और महादेव पहाड़ी है। ज्वालामुखी लावा से निर्मित जो है दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है दक्कन का पठार। अब यहाँ पे कई बार पूछता है क्वेश्चन कि छोटा नागपुर के पठार से बहुत पूछता है, कई बार पूछा गया। तो हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और कोडरमा का पठार के मिल के बना है, ऐसे बोल सकते हो। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहिएगा सर रूर क्यों कहा जाता है, क्योंकि खनिज संसाधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम चोटी जो है छोटा नागपुर पठार का उच्चतम जो चोटी है वो है पारसनाथ पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसे हम लोग ना रूर प्रदेश क्यों कहते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर लेता हूँ ना, है ना। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है, देखो भाई आपको पता होना चाहिए, रूस में एक क्षेत्र है, कितने लोग समझते हो, रूस में बोल रहा हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, रूर में बोला हूँ ना। तो ये क्षेत्र खनिज संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। एक जर्मनी, आप नाम सुना होगा, जर्मनी देश है भाई, है ना। जर्मनी की मैं बात करूँ तो जर्मनी का रूर प्रदेश कोयला और अन्य खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना, उसी तरह छोटा नागपुर का पठार इन संसाधनों के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है, इसलिए रूर प्रदेश, रूस बोल दिया था कोई बात नहीं, रूर प्रदेश इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो मेघालय के पठार का थोड़ा सा देख लो भाई, प्रश्न पूछता है ना यहाँ पे। तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी का जो अग्रभाग है वो है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन, ये भ्रंश है, होना चाहिए यहाँ पे, है ना, भ्रंश है भाई, ठीक है, भ्रंश है। तो ये जो आप देख पा रहे हो मेघालय का पठार, तो मेघालय का पठार का निर्माण वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार से ही हुआ है, क्योंकि उसी का विस्तार है, ठीक है ना। भ्रंश या जिसे हम लोग फॉल्टिंग कहते हैं, ये भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण बीच का हिस्सा धंस जाता है, उसी को कहते हैं। और इसी धंसे हुए भाग को मालदा गैप कहा जाता है ना, मालदा गैप कहा जाता है। इस गैप ने मुख्य प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय पठार को एक दूसरे से अलग किया है, ठीक है। तो ये पूछता है, बेसिक से बातें हैं। और मेघालय का पठार किधर होगा, किस क्षेत्र में होगा, अभी आपने देखा ना भाई, ये बहुत पूछता है, कहीं ना कहीं आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा, है ना, मेघालय जो क्षेत्र है उधर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पश्चिम में आप देखेंगे मेघालय पठार का गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, और पूरब में मिकिर पहाड़ी बहुत पूछता है। और अन्य नाम जो है क्या है, शिलोंग पठार है इसका नाम। मेघालय पठार का अन्य नाम शिलोंग का पठार भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मेघालय पठार का जो अन्य नाम है इसका नाम क्या है, शिलोंग का पठार भी है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसे अलग अलग हिस्सों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का भी पठार होगा, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो देखो अब यहाँ पे आपको दिखेगा, खासतौर पे जो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी जिसे हम लोग कहते हैं, सतपुरा श्रेणी, इसका फैलाव कहाँ पे है, थोड़ा सा देख लीजिएगा मैप से, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पूछता है बहुत क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जो विंध्याचल श्रेणी है ना, ये लगभग भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करने का काम करता है ना। अगर आप मैप देखिएगा इंडिया का, और यार मैपिंग आना चाहिए। तो देखो भाई, ये गुजरात से कहानी शुरू होता है और मध्य प्रदेश और बिहार के कैमूर जिला में भी फैला हुआ है इसका, हालांकि बीच में कहीं कहीं पे गैप है, आपको दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ये आपको विंध्याचल श्रेणी, उसके नीचे सतपुरा श्रेणी आपको दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आइए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, इसका जो विस्तार है विंध्य श्रेणी का, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में है। इनकी जो पर्वत में बात कर लूँ तो विंध्याचल है, पारसनाथ है प्रमुख पर्वत, कैमूर की पहाड़ी है, दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैला हुआ है। और इनका ये जो बना हुआ है विंध्यन श्रेणी में बात कर लूँ तो कह सकते हो परतदार चट्टान से बना है ये। और इसका उच्चतम जो शिखर है इसका नाम है सद्भावना, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, क्या नाम है, सद्भावना शिखर। विंध्यम श्रेणी का
सबसे उच्चतम जो शिखर है इसका नाम क्या है? सद्भावना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि ये सद्भावना जो शिखर आपको दिखेगा, जो कि बिंद जो श्रेणी आप देख पा रहे हो ना, बिंद श्रेणी भी आपने देखा ना, इसका सबसे उच्चतम चोटी है, शिखर है। तो ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, है ना, गलती मत करिएगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसे गुडविल पीक भी कहा जाता है। यह दमोह जिला जो कि सिंगरा ग्रामपुर के पास स्थित है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है ना। तो ये विंध्याचल श्रेणी के सबसे क्या है? उच्चतम शिखर है। अब यहाँ पे नीचे में मैंने आपको जैसे कि बताया सतपुरा श्रेणी, अब इसे भी देख लीजिएगा। आगे जब आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे ना यार, बहुत काम देगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसकी स्थिति की बात कर लो तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है ना। तो नर्मदा नदी ऊपर में आपको दिखेगा भाई। अब यहीं पे कन्फ्यूजन रहता है लोगों का, आपको क्या करना है? ये कन्फ्यूजन दूर करना है। ये सतपुरा श्रेणी है, मैंने आपको बताया हूँ। और देखो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के लेके देखो, नर्मदा नदी सतपुरा श्रेणी के उत्तर में है ना, और ताप्ती नीचे में है, दक्षिण में है ना। यहाँ पे नर्मदा और यहाँ पे ताप्ती बोल सकते हो। मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, बहुत कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोकेशन यहाँ पे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लेके कन्फ्यूजन में लोगों को रहता है, और ये ऑलरेडी इस लाइन से कई बार प्रश्न पूछा गया है ना, जाके पेपर उठा के जाके देखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो ना घटना चक्र से, है ना, घटना चक्र से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका तोड़ अभी तक नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, गला फाड़ फाड़ के, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, स्थिति नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। निर्माण जो है इसका कहाँ से हुआ है? तो देखना, बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। पहाड़ की बात कर लूँ तो राजपीपला, महादेव और मैकाल की पहाड़ी इसका प्रमुख पहाड़ है, पहाड़ी है। सर्वोच्च चोटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, धूपगढ़। ये महादेव पहाड़ी पर ही है, धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर है, ध्यान रखिएगा। और सतपुरा श्रेणी का सबसे जो उच्चतम चोटी कौन सा है भाई? ये धूपगढ़ है। इनकी जो अब कहिएगा सर ये धूपगढ़ तो कहीं ना कहीं नाम से आपको पता चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एमपी में होगा, है ना। बिल्कुल है, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है, और यह सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1350 आई है ना, 1350 मीटर इनकी ऊंचाई है। पूछता है भाई, ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन देखिएगा ना, पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा, अमरकंटक का पठार जहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, उसका उद्गम होता है, जन्म होता है, ऐसे बोल सकते हो। बहुत पूछता है, रट लीजिए, आज के बाद रट लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। जाके पेपर उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजिंग रहता है इसमें। तो अमरकंटक का पठार से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है ना, वहीं से निकलती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, सतपुरा श्रेणी, विंध्यक्रम की श्रेणी। और यहाँ पे अब यहाँ पे देख लो भाई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पश्चिमी और पूर्वी घाट। अब यहाँ पे देखिएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट को फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, क्योंकि ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जो कि अब यहाँ पे एक लाइन और ध्यान रखना, दक्कन के पश्चिम में कौन सा है? दक्कन का पठार जो आप देखे हैं ना अभी, कुछ देर पहले भी देखा हुआ है आपने, पढ़ा है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के दक्कन के पठार क्या बोल रहा है, दक्कन पठार के पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट है, और दक्कन के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है। तो आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो। नर्मदा घाटी जो कि मैंने आपको अभी मैप पे दिखा दिया, ये विंध्य श्रेणी को सतपुरा श्रेणी से अलग करती है ना, विंध्य श्रेणी के सतपुरा। तो नर्मदा नदी घाटी विंध्य श्रेणी को सतपुरा श्रेणी से अलग करती है, बेसिक बात है, आपने देख लिया। अब थोड़ा सा पश्चिमी घाट को भी देखना जरूरी है ना। उसके बाद हम लोग पूर्वी घाट के प्रमुख दर्रे को भी देख लेंगे यहीं पे, है ना। अब देखो भाई, पश्चिमी घाट की बात कर ले तो हिमालय के बाद आप उत्तर भारत के जो हिमालय आपने देखा है ना, तो हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट। आप कहिएगा सर मैप पे दिखा दीजिए, देखो ये है पश्चिमी घाट, आप मैप पे भी देख सकते हो, ये ना, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये पूर्वी घाट है, ठीक है ना, ये पूर्वी घाट है, जिसे उत्तरी सरकार कहते हैं। तो ये एक्चुअली ये पर्वत ही है ना, अलग अलग पर्वत के मिल के बना है, ये देख सकते हो पूरी तरीके से पर्वत से घिरा हुआ है। और ये प्रश्न पूछा गया यहाँ से, मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट का ये पर्वत श्रृंखला ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका विस्तार जो है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी आपको पता है इस क्षेत्र में बहती है, और कन्याकुमारी आपको कहीं ना कहीं यहाँ, देखो इसका विस्तार और आगे भी है, यहाँ तक कन्याकुमारी तक है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे लिख दिया हूँ, लगभग कितना है तो 1600 किलोमीटर तक है। इस 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये तो आपको पता चला गया कि यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये तमिलनाडु तक फैलेगा, है ना, तमिलनाडु तक, यहाँ तक। बीच में कह सकते हो केरल को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, है ना, केरल के कुछ ही एरिया में है। इसके जो सर्वोच्च चोटी है भाई, है ना, तो अनाईमुडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जो कि केरल में, मैंने आपको बोला कुछ एरिया इसका केरल में भी है। तो अनाईमुडी आपको यहाँ पर दिखेगा, अनाईमुडी, ठीक है ना, अनाईमुडी।
जो कि केरल में है, और इनकी जो ऊंचाई है ध्यान रखिएगा 2695 मीटर इनकी ऊंचाई है। दूसरी सर्वोच्च चोटी है ना क्या है, तो डोडा बेटा है जो कि तमिलनाडु में है, और इनकी ऊंचाई भी 2637 है। तो ज़्यादा का फर्क है, देखो 26 से 95 यहाँ पे है अनाईमुडी की ऊंचाई, और डोडा बेटा की ऊंचाई जो है कितना है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट का दूसरी सर्वोच्च चोटी है, और लेकिन पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सा, अनाईमुडी है। तो अनाईमुडी केरल में है, और ये जो डोडा बेटा है ना, डोडा बेटा बोल सकते हो, ये तमिलनाडु में है। अच्छा, कई बार यहाँ पे ना घुमा के पूछता है कि अच्छा ये बता दो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, तो अब डोडा बेटा टिक करना। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन होगा, तो अनाईमुडी टिक करना। गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि पैदा आपको कर दे, चीज़ों को अच्छे से नहीं करके रखिएगा तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे, अच्छा विंध्य श्रेणी को ना कुछ राज्य में अलग अलग नाम है ना, विंध्य श्रेणी का आपने देखा, तो गुजरात में से जोबट हिल कहा जाता है, और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। विंध्य श्रेणी की मैं बात कर लूँ तो अब पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे को थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ये थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, सोनकोट्टा है। बहुत पूछता है, ध्यान में रखिएगा। तो थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। पाल घाट और सोनकट्टा दोनों केरल में है, ठीक है। तो थाल घाट की बात कर ले तो मुंबई से नासिक जाने वाला रास्ता है। भोर घाट की बात कर ले तो मुंबई से पुणे। पाल घाट की बात कर ले चूंकि ये केरल में है, तो ये पलक्कड़ जो है ना जगह है, और पलक्कड़ से कोयम्बटूर जाने का रास्ता है। और सोनकुट्टा की बात कर लूँ तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है, तो इसी दर्रे से जाना है, सोनकट्टा दर्रे से, है ना। कुछ नोट वाले पॉइंट लिख दिया हूँ। पश्चिमी घाट 2012 में यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पूछा जाएगा तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा पश्चिमी घाट को। पूर्वी घाट को भी थोड़ा सा देख लीजिए भाई, जानना जरूरी है। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है फ्रेंड्स, ये महानदी घाटी से नीलगिरी तक है, लगभग 1300 मीटर। देखो आपको दिखेगा पूर्वी घाटी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूर्वी घाट है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, और ये डायग्राम से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, तो माइंड में नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो इसका विस्तार महानदी से नीलगिरी तक 1300 मीटर है ना। 1300 मीटर तक जो है इसका लंबा है ना। पहाड़ी की बात करें तो इनके प्रमुख जो पहाड़ी है नीलगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी पहाड़ी। और एक क्वेश्चन और पूछता है नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी या उच्चतम चोटी कौन सा है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, यह जो है डोडा बेटा है। डोडा बेटा है, आपने देखा डोडा बेटा, अभी मैं आपको दिखाया था ना, यहाँ पे कहीं पर तो दिखाया था, यहाँ डोडा बेटा है, आपने देखा था, ठीक है ना। तो माइंड में रखिएगा। जैसे यहाँ पे पालकोंडा हो गया, नल्लामलाई हो गया, जावड़ी हो गया, शिवराई हो गया, ये प्रमुख इनकी पहाड़ी है। सर्वोच्च चोटी जो है विशाखापत्तनम एवं जो है महेंद्रगिरी है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि सर आपने बताया कि नीलगिरी के सबसे जो प्रमुख चोटी है वो कौन सा है, तो आप कहेगा सर आपने डोडा बेटा बताया, वो मैं बताया हूँ, लेकिन ये इसका हिस्सा मैक्सिमम डोडा बेटा का कह सकते हो पश्चिमी घाट में पड़ जाता है। लेकिन पूर्वी घाट का जो प्रमुख चोटी है, जो सर्वोच्च चोटी है ऐसे बोल सकते हो, ये विशाखापत्तनम या महेंद्रगिरी बोल सकते हो। पूछता है क्वेश्चन यहाँ पे, महेंद्रगिरी ध्यान रखिएगा, विशाखापत्तनम और महेंद्रगिरी, है ना। सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सा है इसका, पूर्वी घाट का, तो ये कार्डेमम की पहाड़ी है, महत्वपूर्ण है। जिसे कार्डेमम की पहाड़ी को किस और नाम से जाना जाता है, कितने लोग बता सकते हो, तो आप कहिएगा सर इलायची की पहाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। अब यहाँ पे प्रमुख चोटियाँ थोड़ा सा देख लो मेरे भाई, एक बार सरसरी निगाहों से देखो। काल सुबाई की बात कर ले तो ये 1646 मीटर ऊंचाई है इनका। सुलहेर की बात कर ले, है ना, बालेश्वर की बात कर ले, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। कार्डेमम की बात कर ले, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है कार्डेमम की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी इसे कहा जाता है। इनके प्रमुख केंद्रमुख और कुद्रेमुख, तो ये जो केंद्रमुख या कुद्रेमुख जो कहते हैं, इसका जो लंबाई आप देखेंगे तो 1892 मीटर है लंबाई, माफ हो जाता हूँ ऊंचाई। और पुष्पगिरी की बात कर लो 1714 मीटर इनकी ऊंचाई है ना। तो ये कर्नाटक राज्य में है पुष्पगिरी, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, और ये जो आप देख पा रहे हो केंद्रमुख या कुद्रेमुख की मैं बात कर लूँ तो ये भी कर्नाटक में है ना। और ये लोह अयस्क के लिए कह सकते हो प्रसिद्ध है ये, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंने रखी। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रादीप्य भारत का जो हम लोग पर्वत को भी पढ़ रहे हैं, जिसमें एक रह गया चौथे नंबर का अरावली श्रेणी, है ना। तो अरावली श्रेणी का विस्तार आप लोग को पता ही है ना, मैप पे भी आप लोग जानते हो भाई। यहाँ पे आपको दिखेगा राजस्थान, हालांकि कुछ एरिया इसका गुजरात में भी है, लेकिन मैक्सिमम एरिया राजस्थान और पश्चिमी दिल्ली तक भी इसका फैला हुआ है ना, इस तरीके से आपको दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि अवशिष्ट पर्वत, पुराने वलित पर्वत, इसे अवशिष्ट पर्वत, पुराने वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। चूंकि इसका जो उत्पत्ति हुआ ना अरावली श्रेणी का, ये प्री कैम्ब्रियन काल में ही हो चुका था। प्री कैम्ब्रियन काल क्या है याद करो, जो मैं आपको पहले पढ़ाया हूँ अभी।
आर्कियन क्रम के चट्टान जो हम लोग पढ़े थे ना, वहाँ पे बताया था ना कि भाई कितना पुराना है ना, तो वो सबसे पुराना है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है ना। अभी आप जितने पर्वत श्रेणी पढ़े हैं उसमें उत्पत्ति मैंने आपको बता दिया, प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ है। इसका विस्तार की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का राइसिन हिल जो आपको देखने को मिलेगा ये इसी का हिस्सा है अरावली श्रेणी का। पूछता है क्वेश्चन, उच्चतम चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है, ठीक है ना। ये अरावली श्रेणी का सबसे, ये राजस्थान में गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा है भाई? तो अरावली श्रेणी का हिस्सा है बस। और दिलवारा का जैन मंदिर इसी माउंट आबू में है, ये भी पूछता है, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में, दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में, माइंड में रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अगला जो है हम लोग अब क्या क्या पढ़ लिए हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रिकॉल करना जरूरी है। मैंने आपको बोला हूँ कि भारत का भौतिक विभाजन जो है ना हम लोग जो पढ़ते हैं ये कितने भागों में किया गया है, तो आप एक अक्षर ये 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भारत का पूरे संपूर्ण भारत को 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं भौतिक रूप से। एक तो आपने देखा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो आपने इधर पढ़ लिया है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये सब महान हिमालय, लघु हिमालय, ये सब पढ़ लिए मोटा मोटी तौर पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे भारत का मैदानी क्षेत्र भी आपने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया आपने। अपरादीपीय भारत को भी पढ़ लिया। अब हम लोग ना यहाँ पे पढ़ते हैं, इस क्षेत्र को पढ़ते हैं, भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, खासतौर पर राजस्थान वाला क्षेत्र में फैला हुआ है। चौथा, तो पहला हम लोग पढ़े थे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा इसको पढ़ रहा है। फिर 2 बचेगा, एक द्वीपीय क्षेत्र बचेगा और एक तटीय क्षेत्र बचेगा, बस काम खत्म। चलो, तो ये जो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मरुस्थलीय, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, ये अरावली पर्वत जो आपने पढ़े उसके उत्तर पश्चिम में है ना, इस एरिया में मैं बात कर रहा हूँ। अनुदय टिले एवं है ना बरखान नाम सब जरूर सुना। अब यहाँ पे 2 लाइन जो आपने देखा ना, एक तो बरखान और दूसरा अनुदय टिले। देखो भाई यहाँ पे मैं बता दूँ इसके बारे में। अब देखो एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ये जो 2 लाइन आपने देखा अनुदाय टिले और बरखान टिले है ना, महत्वपूर्ण है। देखो भारतीय मरुस्थल में, और ये कहाँ पे होगा? तो राजस्थान के क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में है ना, बालू के टीले होगा ये। तो ये दोनों बालू के टीले ही हैं। अनुदय टीले वो होते हैं जो हवा की दिशा में लंबी लाइनें बनाते हैं, है ना, अनुदय टीले। जैसे कि मान लो कि कोई लहरें बन रही हो, इस तरीके से बनाती है। और बरखान टीले वो होता है, बरखान वो होता है जो आधे चांद के आकार का, जैसे अर्धचंद्राकार कहते हैं, आधे चांद के आकार का होता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार रेगिस्तान में आपको दिखाई देगा ये, ठीक है ना। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ के मौसम और हवा की वजह से ये बनते हैं। तो ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, अनुदाय टीले और बरखान। शुष्क क्षेत्र और वनस्पति रहित होता है ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो वहाँ पे वर्षा बहुत कम होगा, 150 mm होगा मिलीमीटर। और मरुस्थलीय क्षेत्र की कह सकते हो कि राजस्थान की प्रमुख जो नदी है, ऐसे भी बोल सकते हो, लूनी नदी। और यहाँ पे पलाया झील जो है यहाँ पे प्रसिद्ध। अब देखो ये पलाया झील की मैं बात करूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, है ना। पलाया झील मुख्य रूप से जब रेगिस्तान इलाके में पानी जब इकट्ठा होते हैं ना, तो वो पानी इकट्ठा हो जाते हैं ना, उस क्षेत्र को पलाया झील भी बोल सकते हो। नाम से पता चला ये प्लाइन हो रहा है, पलाया झील एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो दोबारा सुनिए फ्रेंड्स, पश्चिमी राजस्थान के खारे पानी के गर्तों को पलाया कहा जाता है। यह खारे पानी की झील होती है जो रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए ये पलाया झील भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। लूनी नदी आपको पता होना चाहिए। और भारतीय मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृतियां को देख लो, रेतीले टीले है ना, छतरक चट्टाने, मरु उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाला जो है क्षेत्र है वो है कौन सा? तो मरुस्थल है। दोबारा सुनिए, पूछता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए कि विश्व के या विश्व की सबसे बड़ी, सबसे सघन, बड़ी नहीं, सबसे सघन जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है कौन सा है? तो ये भारत का जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में इसका हिस्सा है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो आपने भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र भी पढ़ लिया, मोटा मोटी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब यहाँ पे भारत के तटीय प्रदेश को देखते हैं। तो आपने देखा ना, जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है, यहाँ पे भारत का तटीय क्षेत्र है ना, ये वाला इलाका को आप देख लेते हैं। उसके अंदर पे द्वीप समूह आ जाएगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को पढ़ लेंगे और ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखो भाई, भारत का जो तटीय क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये पूर्व और पश्चिम में 2 संकरीय तटीय मैदान है, जो कि अभी आपने देखा कुछ देर पहले। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं। ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात से शुरू होगा, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार होगा। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच क्या है? संकीर्ण भाग है। संकीर्ण भाग क्या होता है? क्योंकि ये दोनों जो क्षेत्र है ना, ये बहुत पतला है। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो मैं संकीर्ण क्षेत्र मतलब पतला क्षेत्र होगा,
है ना। फिर यहाँ पे एकदम पतला क्षेत्र होगा, इस तरीके से पतला क्षेत्र है ना, ये संकीर्ण क्षेत्र होता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो पूछ लेता है, ये जलमग्न क्षेत्र है भाई, ध्यान रखना। जो तटीय क्षेत्र होता है ना, ये जलमग्न होता है। इस क्षेत्र में नदियां जो है ज्वार नद मुख बनाती है। ये देखो, ये जो पश्च जल आप देख पा रहे हो मैं मेरे भाई, तो एक्चुअली केरल में इसे कयाल कहा जाता है। ये होता क्या है पश्च जल, ये बैक वाटर जिसे हम लोग कहते हैं, जो समुद्र से किसी बाधा के कारण वो अलग हो जाता है, केरल में इसे कयाल कहते हैं। और ये अपने शांत झील और नहरों के लिए प्रसिद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है ना। झील का निर्माण यहाँ पे होता है। और अष्टमुडी वेम्बनाड झील इसका उदाहरण है ना। ये पश्चिम जल का ही उदाहरण है, क्योंकि पश्चिम जल क्या होता है आपने समझ लिया। बंदरगाह का विकास इस क्षेत्र में आसानी से होता है ना, जो तटीय क्षेत्र है आपने देख ही लिया। अब देखो, ये तटीय क्षेत्र में पूर्वी मैदान भी आपको थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो ये चौड़ा और ये उभड़ा है थोड़ा सा, पश्चिमी घाट के कंपेयर में पूछता है ना। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करता है, और उभरा होने के कारण आप देखेंगे तो, और ये उभरा होने के कारण पोतासराइयों का कह सकते हो कि ये विकास होता है ना। पतन मतलब बंदरगाह होता है ना, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, छोटे छोटे चीज़ें। अब यहाँ पे देखो भाई, द्वीप समूह जो आपने देखा है ना, तो द्वीप समूह क्या होता है, तो चारों ओर से जल से घिरा जो स्थल खंड होता है उसे हम लोग द्वीप कहते हैं, है ना। भारत में 2 द्वीप समूह है, एक अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये सब ध्यान रखना है, ध्यान के रखना, आपने कई बार ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। तो अरब सागर में जो द्वीप है, ये टोटल कुल 36 द्वीप से मिलकर बना है लक्षद्वीप, लेकिन केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है जो लोग रहते हैं। कोरल, ये कोरल द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। सबसे बड़ा द्वीप जो है, ये क्या नाम है इसका, अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है उसमें सबसे जो बड़ा द्वीप है इसका नाम है ये अंटरटोड जो द्वीप है ना, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये लगभग 4.9 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार की बात करो तो कुल जो है ये 512 द्वीप के मिलने से बना है। देखो कई जगह 576 आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो देखो अभी एनसीईआरटी में 576 ही दिखता है, पुराने वाले में, सॉरी न्यू वाले में, और पुराने वाले में 512 भी दिखता है ना। सॉरी 512 मैं बोल दिया हूँ, क्या 572 होना चाहिए, है ना, हालांकि 572 ही है। देखो कहीं पे अगर डाउट लगे ना, तो अभी गूगल बाबा है, वहाँ से पूछ सकते हो ना। कई बार जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, माइंड में लिखा कुछ रहता है, बोल कुछ देता हूँ, कई बार ऐसा होता है, सॉरी कभी कभी ऐसा होता है, कई बार नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक, है ना। तो आप लोग समझदार हो, समझ ही रहो। देखो ये हिमालय पर्वतमाला ना कहा जाता है, जो है ना ये, सॉरी माफी चाहता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि यह जो है किसका हिस्सा, तो हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी होते हुए, बंगाल की खाड़ी में जैसे वो हिमालय श्रेणी गया, आपको पता होना चाहिए, और जाके वो पानी है तो डूब गया, और जो थोड़ा बहुत जो दिख रहा है कौन सा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो कहा जा रहा है कि ये उसी का हिस्सा है। यहीं पे मैं लिख दिया हूँ। और सबसे उत्तरी द्वीप जो इसका है, सेंट्रल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ध्यान रखना, कई बार पूछता है किसका हिस्सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो ये कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेंट्रल पीक सबसे ऊंची चोटी है ना। और नारकोंडम जो है वो ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन जो है ये भी ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना। नारकोंडम और बैरन के लेकर गलती मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो सेंट्रल पीक है भाई, आपको पता होना चाहिए उत्तरी अंडमान का हिस्सा, ध्यान रखिएगा। और आपको यहीं पे दिखेगा नारकोंडम ज्वालामुखी, उत्तरी अंडमान, और इसी को परसुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। मध्य अंडमान में जो है बैरन आपको ज्वालामुखी द्वीप दिखने को मिलेगा, और जो कि सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षिण अंडमान की बात कर लो, और पोर्ट ब्लेयर का जो अब नया नाम जो रखा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री विजयपुरम रखा गया है ना। पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर था, है ना, जो कि दक्षिणी अंडमान में पड़ता है ना, कि ध्यान रखना। लिली अंडमान माइंड में रख सकते हो, यहीं पे आपको दक्कन पास और 10 डिग्री चैनल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। कार निकोबार, ये देखो आप ये मैप देखिएगा तो ये आप ना एक दूसरे को देख पाओगे कि ये कहीं ना कहीं ये अटैच है ना। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिण में आपको दिखेगा, है ना, यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, है ना। यहीं पे आपको माउंट थुलियर दिखेगा, माउंट थुलियर, और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब लिटिल निकोबार दोनों के बीच में है, कार निकोबार और ना ग्रेट निकोबार के बीच में है। तो देखो ये आपको दिखेगा एक क्रम से, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप की बात कर लो, थोड़ा सा यहीं पे आप देख लो फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट ही होने वाला है। ऑब्जेक्टिव जरूर जाके सभी लोग लगा लीजिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप का अन्य द्वीप जो है, जैसे रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रॉस द्वीप जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है ना। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, माइंड में रखिएगा थोड़ा सा। नील द्वीप, शहीद द्वीप, प्रश्न पूछता है कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर ना स्वराज द्वीप किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है, ठीक है।
और भारत सरकार द्वारा आप सबको पता है कि 21 अन्य द्वीप का नाम बदल करके परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है। तो ये थोड़ा समझ में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नील द्वीप का नाम अभी क्या बदल के रखा गया है, हेवलॉक द्वीप का, रॉस द्वीप का। तो ये थोड़ा समझ में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछता है भाई डायरेक्टली कि आप बता दो 11 डिग्री चैनल, कितने लोग इस क्वेश्चन से रूबरू है? 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 11 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और कन्नौर के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है ना। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, आपको पता होना चाहिए। कुछ बंदरगाह आपको दिखेगा, है ना, जैसे आपको तस्वीर में दिख पा रहा होगा। कंडला बंदरगाह, इसका नया नाम बदल कर कंडला बंदरगाह का नया नाम बदल कर क्या किया गया? दीनदयाल बंदरगाह किया गया ना। मुंबई में कई सारे बंदरगाह हैं जो कि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम जो है ये श्याम प्रसाद मुखर्जी किया गया। कंडला बंदरगाह आपको यहाँ पे दिखेगा। पायरादीप आपको यहाँ पे दिखेगा। विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनोर की मैं बात कर लूँ तो ये कामराज पोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, चेन्नई कामराज पोर्ट यहीं पे है, चेन्नई आपको यहाँ पे दिखेगा। तूतीकोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नया नाम जो है तूतीकोरी का नया नाम क्या किया गया है ना, तो BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। विजयपुरम आप सबको पता है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ना, इसका राजधानी है ये विजयपुरम। कोचीन आपको यहाँ पे दिखेगा, न्यू मैंगलोर यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो ये सब थोड़ा सा चर्चने का अवसर देख लेना। मुंबई बंदरगाह फ्रेंड्स आपको पता है कि ये प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, है ना। मुंबई बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाघावन बंदरगाह, अब ये पूछता है क्वेश्चन, है ना, कि बाघावन बंदरगाह जो है ना लैंड लॉर्ड, है ना, पोर्ट मॉडल पर निर्मित है। इसका मतलब है कि भाई लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल का मतलब यह होता है कि बंदरगाह का स्वामित्व और बुनियादी ढांचा तो सरकार के पास रहता है, लेकिन बंदरगाह का संचालन और कुछ विशेष सेवाएं निजी कंपनियां संभालती है। इससे क्या होता है कि दक्षता और निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो बेसिक बातें आप लोग समझ ही रहे हो ना। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कामराज बंदरगाह भी लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पर भी निर्मित है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये सेवा समाप्त होता है। ये एक पार्ट और दूंगा इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु और जो कृषि वाला सेक्शन है ना, तो वो सारे सेक्शन हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट ही कर लेंगे। पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो भाई जो PDF देता हूँ उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, और जो पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। और ध्यान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है, वहीं से लगाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।